इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताउन किया है। मेरी तरह आप भी रोज पिए नेस्ले नेस्वीटा और बोन्स को रखें स्ट्रॉन्ग। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। जुम्मे का दिन आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आज के दिन कोई ऐसी घड़ी होगी जिसमें हमारी दुआएं फट से कबूल हो जाएंगी। तो बहुत सी दुआओं में हम सबको याद रखें और ख़ुसूसी तौर पे अगर नाम से दुआ में याद रख सकें तो बहुत ही बेहतरीन बात हो जाएगी, क्योंकि वाकई जुम्मे का दिन जो कहा जाता है कि हम सब के लिए एक ईद का दिन है। तो अगर अपनी दुआएं और हाजतें ऐसी हैं जिसके लिए आप बड़े अरसे से तगदो कर रहे हैं, तो आज के दिन अल्लाह ताला की बारगाह में हाजिर हों और दुआ करें। और वैसे तो बहुत सारे मौके हमें मिलते हैं और बहुत सी ऐसी घड़ियां हैं जिसमें अल्लाह ताला हमारी दुआएं कबूल कर लेता है। और कोई घड़ी ना भी हो, वो तो हमारा रब है, बहुत रहमान रहीम है। तो हमारी कोई भी दिल से निकली हुई बात, कोई भी ऐसी बात जो अल्लाह ताला समझते हैं कि हमारे लिए बेहतर है, वो कबूल हो जाती है। तो आज के दिन दुआओं में याद रखना है। आज जब मैं ऑफिस में एंटर हो रही थी तो हमारे फर्स्ट फ्लोर पे कुछ सोफ़े बाहर रखे हुए हैं जहाँ सीढ़ियों से हम ऊपर आ रहे होते हैं। तो वहाँ एक सोफ़े पे बड़े कोने में बिल्ली का छोटा सा बच्चा ऐसा कडल हो के आपस में ही, मतलब यूं ही ऐसे बैठा हुआ था और मैंने उसकी पिक्चर बनाई, सोचा आपको दिखाऊंगी, लेकिन वो पिक्चर ब्लर हो गई और वो खुद डर के भाग गया। उसे लगा मैं पता नहीं क्या कर रही हूँ, जबकि मैं बड़ी दूर से बना रही थी कि डिस्टर्ब ना हो। लेकिन मुझे वो इतना प्यारा लगा। कभी कभी किसी कोई भी लम्हा कुछ भी ऐसा प्यारा लग जाता है कि उसकी कोई वजह नहीं होती या उससे आपका कोई ऐसा ताल्लुक़ नहीं होता, लेकिन वो आपके जहन में रहता है। तो छोटे बच्चे भी आप देखें, छोटे बच्चे हों या ये बिल्लियाँ हों, कुछ ऐसी इन लोगों की हरकतें हैं जो मिलती जुलती होते हैं। छोटे बच्चे भी ऐसी हरकतें करते हैं, या छोटे बच्चे जब बिल्लियों के साथ मिलकर खेल रहे होते हैं तो भी एक बड़ा खूबसूरत सा समा होता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो बड़ी मज़ेदार लगती हैं। खैर, ये वैसे मैंने आपसे शेयर किया। आज के प्रोग्राम में हम अपनी तमाम उन ख़वातीन को केटर करने वाले हैं जो समझती हैं, जिनको समझ नहीं आता कि उनके साथ मसला क्या है। आप देखिए, हमारे साथ हार्मोन्स के इश्यूज़ आपने सुना होगा, डॉक्टर्स कहते हैं। अच्छा, हार्मोन्स के इश्यूज़ जिन लोगों को होते हैं वो आपके चेहरे पर भी वाज़े होते हैं, आपके वज़न में भी वाज़े होते हैं, आपके दिमाग पर भी वाज़े होते हैं। जो स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन होता है कुछ ख़ास दिनों में या ज़िंदगी में जब भी आपको मौका मिलता है, मदरहुड की तरफ आप जा रहे होते हैं, तो डिलीवरी से पहले और पोस्ट डिलीवरी डिप्रेशंस भी होते हैं। ऑब्वियसली उसमें भी हार्मोन्स का रोल होता है। इसके अलावा भी यू नेम इट, बहुत सी ऐसी टेक्निकल चीज़ें हैं जिसमें हार्मोन्स का बहुत ताल्लुक़ होता है। तो ख़वातीन के हवाले से जो इम्बैलेंस है हार्मोन्स को लेकर, आज हम उसे डिस्कस करने वाले हैं अपने प्रोग्राम में पूरी तरह से। अगर आपके डॉक्टर ने कभी आपको बताया है, चाहे उसका ताल्लुक़ गायनी से हो, यानी आप अगर कंसीव नहीं कर पा रही हैं या इस तरह के कुछ मामलात हैं, डॉक्टर के पास कभी गई हैं और उन्होंने आपको हार्मोनल इम्बैलेंस का कहा है, तो आज का प्रोग्राम आपके लिए है। आज इस पूरे प्रोग्राम में हर जाविये से हम हार्मोन्स को स्टडी करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ डर्मेटोलॉजिस्ट भी मौजूद होंगे, हमारे साथ एक्सरसाइज के लिए डॉक्टर मुबशरा भी मौजूद होंगी। लेटर स्टेजेस में हमारे साथ एक गायनेकोलॉजिस्ट भी होंगी, साइकोलॉजिस्ट भी होंगे। तो हमारे साथ काफ़ी लोग हैं जो आपके इस हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए आज काम कर रहे हैं और आज आपको बताएंगे। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें जो आप घर में बैठी हुई, मुश्किल हो जाता है, एक डॉक्टर के पास जाते हैं लेकिन उसके बाद किसी और के पास जाना मुश्किल होता है, किसी और से मशवरा करना मुश्किल होता है, तो आप यहाँ कॉल कर सकती हैं, कॉल करके अपना मसला बयान कर सकती हैं और उसके बारे में अगर सेकंड ओपिनियन लेना चाहती हैं तो वो ले सकती हैं। प्रोग्राम के सब्जेक्ट की तरफ जाने से पहले मैं आपको किचन में लेकर चलती हूँ और वहीं जाके आज मैं इक़्तिबास रीड करूँगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, बस गला बंद है। हम दोनों के गले के साथ आज ये प्रॉब्लम है, तो जहाँ कहीं मुझे खांसी आए वहाँ आप संभाल लीजिएगा। सही है? अच्छा, एक बड़ी प्यारी बात है जिस पे हम दोनों कल डिस्कस भी कर रहे थे, हमें कुछ मौका मिला था, हम साथ बैठे थे तो हमने बड़ी फैमिली की और बाकी चीज़ें हम डिस्कस कर रहे थे, तो उस हवाले से है। और ये उन तमाम लोगों को मैं डेडिकेट कर रही हूँ जो कामयाब होके अपने घर वालों को भूल जाते हैं। एक बेटे ने बाप से पूछा, पापा ये कामयाब ज़िंदगी क्या होती है? वालिद बेटे को पतंग उड़ाने के लिए ले गए। बेटा बाप को गौर से पतंग उड़ाते देखता रहा। थोड़ी देर बाद बेटा बोला, पापा ये धागे की वजह से पतंग और ऊपर नहीं जा पा रही, क्या हम इसे तोड़ दें? ये और ऊपर चली जाएगी। वालिद ने धागा तोड़ दिया। पतंग थोड़ा सा ऊपर गई, फिर गई और उसके बाद लहरा कर नीचे आई और दूर अनजान जगह पर जाकर गिर गई। तब बाप ने बेटे को ज़िंदगी का फ़लसफ़ा समझाया। बेटा,
ज़िंदगी में हम जिस ऊंचाई पर हैं, हमें अक्सर लगता है कि कुछ चीज़ें जिनसे हम बंधे हुए हैं वो हमें और ऊपर जाने से रोक रही हैं, जैसे घर, ख़ानदान, नज़्म ज़ब्त, वालिदैन वग़ैरह, और हम इनसे आज़ाद होना चाहते हैं। असल में यही वो धागे होते हैं जो हमें इस ऊंचाई पर बना के रखते हैं। इन धागों के बग़ैर हम एक बार तो ऊपर जाएंगे, लेकिन बाद में हमारा वही हशर होगा जो बिन धागे की पतंग का हुआ। लिहाजा ज़िंदगी में अगर तुम बुलंदियों पर बने रहना चाहते हो तो कभी भी इन धागों से रिश्ते मत तोड़ना। धागे और पतंग जैसे ताल्लुक़ के कामयाब तवाज़ुन से मिली हुई ऊंचाई को ही कामयाब ज़िंदगी कहते हैं। बिल्कुल सही। और मैं यही कहूँगी कि इंसान चाहे कितना ही कामयाब क्यों ना हो जाए, माँ बाप के लिए वो वैसे ही रहता है हाँ, जैसा वो है, और उसको वैसे ही रहना चाहिए अपने बहन भाइयों के लिए और माँ बाप के लिए। और किसी को ऐसा लालच नहीं होता, किसी को माँ बाप को तो लालच होता ही नहीं किसी चीज और का। क्या पता, बल्कि मेरा तो इस पे एतकाद है कि हमसे बड़े ब्यूटीफुल लोग और बड़े इंटेलिजेंट लोग और पता नहीं कौन कौन से लोग दुनिया में मौजूद हैं। अगर आपको कोई जगह मिली है तो वो इन्हीं लोगों की दुआओं से, इन्हीं लोगों के होने से आपकी ज़िंदगी में अल्लाह ताला ने आप पे रहम फरमाया और आपको जगह मिली है। तो वो धागे अगर आप तोड़ दें, चाहे वो माँ बाप के हों, बहन भाइयों के हों, या मियाँ बीवी में भी अक्सर ऐसे मामलात हो जाते हैं कि एक को ऊंचाई बहुत मिली तो दूसरे को हज़म नहीं हुई या पहले को हज़म नहीं हुई। तो ये चीज़ें एक दूसरे के साथ होने से ही होती हैं और इसका ख्याल हमेशा रखना चाहिए। हमारे साथ कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम अक्सा। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपकी नुसरत? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप कैसी हैं? फैसलाबाद से कॉल कर रही हैं ना? हाँ जी, फैसलाबाद से। मैंने पहले भी एक बार आपको कॉल की थी। फैसलाबाद मेरा आना हुआ है काफी दफा। हाँ जी, फैसलाबाद मेरा काफी दफा आना हुआ है। अब जब आप फैसलाबाद आइएगा ना, हमारे घर भी आइएगा। जरूर, बिल्कुल ठीक है। अच्छा अभी नुसरत, मैंने पहले आपको कॉल की थी और मैंने कहा था कि मुझे टीवी में आने का, एक्टिंग करने का, खबरें पढ़ने का बड़ा शौक है, पर हम फैसलाबाद के गांव में रहते हैं। हमारा गांव काफी दूर है फैसलाबाद से। तो आपने कहा था आप यहाँ आइएगा, लेकिन मेरी कॉल उस टाइम ड्रॉप होगी। अब मुझे आप सारा तरीका बता दें। आपकी यही नंबर है, अगर हम आपका प्रोग्राम खत्म हो जाता है ना, हम कॉल करते हैं तो फिर कोई नहीं कॉल अटेंड करता। हाँ, फिर उसके बाद तो कॉल अटेंड नहीं होती। एक काम करो ना, चलो आप दूर रहते हो या आप प्रोग्राम में नहीं आ सकते, और हमें डर भी बड़ा लगता है। हम तो कभी किसी बड़े शहर नहीं गए सिवाय फैसलाबाद के। मैंने MSc की हुई है। अरे वाह, MSc आप हैं। आपकी तरह बनने का बड़ा शौक है, टीवी पे आने का। जिस तरह आप बोलती हैं प्यारे प्यारे कपड़े पहन के तैयार होके। प्यारे प्यारे कपड़े पहनने का तो सबको बहुत शौक है। अच्छा एक बात सुनो अक्सा, कुछ बन के पहनने का। अच्छा अक्सा, आप एक बात सुनिए, आपके पास कोई मोबाइल होगा, उसमें अपनी वीडियो बनाइए, वीडियो बना के हमारे पेज पे हमें भेजिए। यहाँ पे नेट नहीं आता, यहाँ पे नेट नहीं आता। अच्छा, अब कुछ तो एफर्ट करनी पड़ेगी ना, वरना मैं आ जाऊँ तुम्हारे पास, यही हो सकता है। हाँ जी, आप आ जाए। चलो ठीक है, ये फिर लंबी प्लानिंग है अक्सा, इस पे हम बात करेंगे, ठीक है? ओके, थैंक यू सो मच फॉर द कॉल। आप चाहें तो आप हार्मोनल बैलेंस पे भी हमसे सवाल कर सकते हैं अभी कुछ ही देर बाद। चाहें तो आज जो हमने इक्तबास पढ़ा, रिश्तों की बात की, उस पर भी बात कर सकते हैं। बहुत अच्छा इक्तबास था। अच्छा था ना? बहुत अच्छा। और पता नहीं कैसे मुझे लगता है कि फैमिली के कुछ लोग जो हैं, जो बिल्कुल बदजन हुए हुए होते हैं, वो हो कैसे जाते हैं पता नहीं, समझ में नहीं आती, बेहिसी हो जाती है ना, बेहिस हो जाते हैं मेरे ख्याल से। लेकिन ये वो, इसमें ये डरते रहना चाहिए कि आप उस पतंग की तरह है जो ऊपर जाएगी जाएगी जाएगी। लेकिन उनको ये नहीं पता कि आगे जाके जो है वो उनकी भी औलादें हैं या वो हैं, तो उनके साथ भी ऐसा हो सकता है। ऐसा हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा जी, आज आप क्या बना रही हैं? आज मैं एक डेजर्ट बना रही हूँ, एप्पल पाई। ओके, आपने बहुत सुना होगा, मैंने सुना है एप्पल टार्ट, मैंने खाया भी है। मैं बहुत ज़्यादा एप्पल की शौकीन नहीं हूँ, लेकिन मैं आई एम श्योर ये कुछ ऐसा बनाएंगी कि मैं खा ही लूँगी। हाँ, टेस्ट कीजिएगा। अच्छा, उसके लिए मैंने ये शॉर्ट क्रस्ट पेस्ट्री मिलती है रेडीमेड मार्केट में, मैंने रेडीमेड ली है। किसी दिन यहाँ मौका मिला तो मैं घर में भी बनाना सिखा दूंगी। ये एक पैकेट लिया है मैंने। मैदा है मेरे पास हाफ कप, शुगर है मेरे पास 3/4 कप, और ये सिनेमन पाउडर यानी दालचीनी का पाउडर जाएगा इसमें ½ टीस्पून, और जायफल है पिसी हुई, ये इसमें 1/4 टीस्पून जाएगा। ठीक है। और 2 से 3 अदद सेब हैं जिनको मैं छील के बिल्कुल बारीक क्यूब्स कर लूँगी। ठीक है। ये सारा मिक्सचर, ड्राई मिक्सचर हम इसमें डालेंगे। उसमें एप्पल डाल के जो चंक्स होंगे एप्पल के उसको कोट करेंगे। ये मेरे पास टार्ट टिन है या पाई टिन होता है, इसको मैं बेल के और इस पे पूरा सेट करके इस पे हम सारा मिक्सचर डालेंगे और फिर हम इसको बेक करेंगे 20 मिनट्स के लिए। जब इस पे कलर आ जाएगा गोल्डन सा अच्छा सा,
तो हम इसको निकाल लेंगे फिर। और उसके बाद ब्रेक लेंगे। मुझे फ़ौरन कहा गया इसके बाद हम ब्रेक लेंगे, तो हम ब्रेक अब ले लेते हैं। ब्रेक के बाद हमारे साथ डॉक्टर हिना मौजूद होंगी, डॉक्टर हिना सुहेल, जो कि हमारी डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, और आप उनसे सवाल कर सकते हैं अपने स्किन के बारे में। हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से या डिस्टर्बेंस की वजह से आपके दिखने में जो मसला है, आप उनसे ज़रूर सवाल कीजिए। बाल बहुत गिर रहे हैं, रंग ख़राब हो रहा है, झाइयाँ आ गई हैं चेहरे पे, कोई भी चीज़ है आप सवाल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। और हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं। मैंने आपको बताया था कि डॉक्टर हिना सुहेल हमारी डर्मेटोलॉजिस्ट हमारे साथ होंगी, तो वो हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं हिना? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। और जितना भी ये हेयर लॉस, स्किन के इश्यूज, जिसमें मेलाज़मा, जिसको हम झाइयाँ कहते हैं, राइट, तो ये झाइयाँ वगैरह हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से ही है, जिसके बारे में आप बताएंगे। जी बिल्कुल। और आज डेमोन्स्ट्रेट भी करेंगी, क्या बना के दिखाएंगी? एक तो मैं बताऊंगी कि हम झाइयाँ किस तरह क्लिनिकली किस तरह हम जो है उससे मतलब कोशिश करते हैं कि कम हो जाए। तो उसमें जो एसिड्स यूज़ करते हैं और वो जिन सब्जियों में या फ्रूट्स में मौजूद हैं, तो वो आप घर पे इस्तेमाल करके डेफिनेटली झाइयाँ 100% तो नहीं जाएंगी, लेकिन हल्की झाइयाँ हैं तो चली जाएंगी, और जब बहुत ज़्यादा डार्क हैं वो कम हो जाएंगी उससे। ठीक है। और हमारे साथ मौजूद हैं जो आपको एक्सरसाइजेस बताती हैं, और एक्सरसाइजेस कर करके आप अपने हार्मोन्स को बेहतर कर सकते हैं। क्या ये वाकई मुमकिन है? इसके बारे में हमें डॉक्टर मुबशरा बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। और ये नज़ला ज़ुकाम भी क्या चला जाता है एक्सरसाइज करने से? अगर बहुत ज़्यादा सिवियर हो, वायरल, यूजुअली विटामिन सी का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए ऑब्वियसली, बट वो थोड़ा सा रिवर्स हो जाता है, काफ़ी लोग नहीं कर पाते, बोलते नहीं गला ख़राब हो जाता है तो नहीं लेना चाहिए। तो विटामिन सी का इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि सीज़न भी ऑलमोस्ट जा रहा है कीनू और मौसम्बी का। तो येस, एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आपको वायरल हो एनीथिंग, बट अगर बहुत ज़्यादा फीवर हो, टेम्परेचर हाई हो, तो फिर रेस्ट करना ही बेहतर रहता है। ठीक है, ठीक है। और हार्मोनल इम्बैलेंस क्या एक्सरसाइज से सही होता है? यस, मैं ये समझती हूँ 80%, क्योंकि स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, हर चीज़ रिलेट करती है माइंड को। अगर आपका माइंड बहुत रिलैक्स है, आप बहुत पुरसुकून हैं और कंसंट्रेशन लेवल बहुत है हर चीज़ पे, अगर आप बहुत ज़्यादा फोकस कर पाते हैं, तो फिर ये आपके बॉडी में जितने हार्मोनल इशू हैं या कोई और भी मेडिकल इश्यूज होती हैं, तो वो प्रिवेंशन में चली जाती है। एक बात बताइए, नींद पूरी करने से हार्मोन्स बेहतर होते हैं? क्योंकि कुछ लोगों की नींद पूरी नहीं होती और इसकी वजह से इम्बैलेंस हो जाता है। नहीं, हार्मोनल इम्बैलेंस जो है नींद की कमी से नहीं होता। वो अलग है कि आप डिप्रेशन में चले गए, थकन बहुत ज़्यादा है, लेथार्जिक फीलिंग्स हैं, लेकिन जो हम अगर अपना जो फंक्शनल मेडिकली जो हमारे मतलब डिफरेंट फंक्शंस हैं, हम उनकी बात करते हैं, तो जब हार्मोन डिस्टर्ब होते हैं उसकी मुख्तलिफ वजूहात होती हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमारे मेरे ख्याल में पूरे पाकिस्तान में ही जो है बहुत कम एज के बच्चे, उनमें दो चीज़ें जो है देखने में पिछले कई सालों से आ रही हैं। एक है मोटापा, वेट का बढ़ना, और दूसरी चीज़ है फेशियल हेयर। ये दो चीज़ें इतनी इम्पॉर्टेंट हैं कि आप ये कहोगे कि क्यों होती हैं ये। इसकी दो बड़ी वजूहात के, एक तो हमारे यहाँ जो भी पोल्ट्री मुर्गियाँ जो पाली जाती हैं, फॉर्मिंग की जाती है, उसमें जो ग़िज़ा दी जाती है और जो उनको मेडिसिन दी जाती है जिसमें स्टीरॉइड है, स्टीरॉइड की वजह से ये प्रॉब्लम आई है, जो बीफ में भी है और चिकन में, दोनों चीज़ों में है। तो इसका इस्तेमाल, और दूसरी चीज़ शायद आम लोगों के लिए बहुत हैरत की बात हो, वो है बहुत ज़्यादा बच्चों को टीवी के आगे बिठा देना। जो हम बहुत यंग एज से बच्चों को ना, 1-2 साल के बच्चे हैं कि बेटा आप बस कार्टून्स देखो। पहले माओ को देखना चाहिए कार्टून्स के, उन कार्टून्स में क्या आ रहा है। हमारे टाइम पे कार्टून्स टॉम एंड जेरी और इस तरह के पपाया द सेलर और दूसरे कार्टून्स आते थे जिसमें ऐसा कुछ नहीं होता था। आज आप अगर कार्टून्स देखते हैं तो उसमें बाकायदा पूरी स्टोरीज चल रही होती हैं। तो उससे फ़र्क क्या पड़ता है? बिल्कुल उससे फ़र्क पड़ता है। उससे फ़र्क ये पड़ता है कि जब हम कोई भी बच्चा है छोटा, 2 साल, 5 साल, 8 साल का, वो जब बैठा हुआ इस तरह के ड्रामे या कार्टून्स या फिल्में देख रहे हैं और उसमें जो कुछ भी हो रहा है ना, जो भी मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसमें, तो उसमें क्या होता है कि जो आपका हार्मोन होता है ना, टाइम से पहले एक्टिव हो जाता है।
एक बहुत बड़ी वजह जो है वो टीवी है कि बच्चों को आपने बस टीवी के आगे छोड़ दिया कि बच्चा बहुत सुकून से बैठा है, माएँ अपने कामों में लगी हुई हैं। ये एक बहुत गलत सूरत हाल है और ये मतलब प्रूव हो चुकी है। अगर आप हमारे जो मेडिकल मैगजीन्स होते हैं उसमें जाएं, इससे बड़ी बहस हुई है, बहुत कुछ हुआ है कि जी आप बच्चों को टीवी बहुत ज़्यादा ना दिखाएं। ये बच्चों से आप समझती हैं कि तो उसमें क्या होता है कि हार्मोन्स जब चेंज होते हैं तो उसमें बच्चा वक्त से पहले बालिग हो जाता है। अच्छा, ये बहुत कॉमन चीज़ है कि आजकल जो है 9 साल से लेकर और 12 साल तक के बच्चे जो है बड़े हो जाते हैं, मतलब हार्मोनली जो चेंजेस आते हैं, उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाते हैं, टाइम से पहले बड़े हो जाते हैं। डिस्टर्बेंस तो नहीं होती ना, चले वो नहीं, एक्टिव हो जाता है। डिस्टर्बेंस ये होती है कि आपके जब हार्मोन वक्त से पहले एक्टिव हो गया तो उसके बाद आपका जो चेहरे पे जो बाल हैं, आप देखें इस वक्त 80% 70% बच्चियों के चेहरे पे और बॉडी पे बाल हैं। ये मतलब बहुत ज़्यादा गौर तलब सूरत हाल है कि पहले क्यों नहीं होते थे। नहीं, वैसे अगर मुझे याद है मेरे जब हम स्कूल जाते थे, हम छोटे थे, तो मेरी भी क्लास फेलोज ऐसी थी जो बहुत हेयरी थी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ ना, आपका टेस्टोस्टेरोन जो है नॉर्मल रेंज से बढ़ गया। अच्छा, टेस्टोस्टेरोन बढ़ने की वजह से जो है बाल आते हैं। ठीक है, एक कॉलर है और उसके बाद हम खवातीन के इस मसले पे दोबारा आते हैं। डॉक्टर मुबशरा, आप कुछ एक्सरसाइजेस के हवाले से भी हमें बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी फरमाइए, क्या कहना चाहती हैं मिसेस शाहिद? हेलो जी, हेलो, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी, अस्सलाम वालेकुम नुसरत जी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, मैं ठीक ठाक हूँ, आप कैसी हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं आपकी रेगुलर कॉलर हूँ, आपको मेरे ख्याल याद होगा कि मैं भी आपको अक्सर फ़ोन करती रहती हूँ। जी जी, अक्सर कॉल करती हैं। आपका फर्स्ट नेम क्या है, अपना नाम क्या है? मेरा नाम मिसेस हबीबा शाहिद जमाली। अच्छा जी, हबीबा, ठीक है जी, फरमाइए। पहले तो ये कि आपका माशाल्लाह शो बहुत अच्छा जा रहा है। मैं बहुत शौक से बाकायदगी से आपका शो देखने लग गई हूँ। पहले कभी कभी मिस कर देती थी, मगर आपसे बात करके ना बड़ा अच्छा लगता है मुझे। बहुत शुक्रिया, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से बात करके। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा, मेरा 2 मसले हैं मेरे, मतलब मैंने एक ये पूछना था कि ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में ना चेहरे पर झाइयाँ मेरे आना शुरू हो रही हैं, मतलब बिल्कुल लाइट सारी। तो मैं चाह रही हूँ कि ना हो ना। और दूसरा ये कि मेरे पहले कभी चेहरे पर बाल नहीं थे, अब मेरे बाल भी आना शुरू हो गए हैं, ये प्रेगनेंसी के दौरान ही। मेरा माशाल्लाह चौथा बेबी है, मगर ये कि पहले कभी ऐसा नहीं था, अब ऐसा होना शुरू हो गया। तो बराए मेहरबानी कोई मेरा ये दोनों मसले जरा हल करवा दीजिए। जी जी, एक सवाल भी आपसे करना ये जो आपको 4th प्रेगनेंसी हुई है, इससे पहले आपके चेहरे पे बाल नहीं थे? मतलब बिल्कुल थे, बिल्कुल लाइट से। अच्छा, आप कोई क्रीम या ब्लीच क्रीम तो नहीं लगाती हैं? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं, मैं कुछ नहीं यूज करती। और एज क्या है आपकी? आपकी एज क्या है? एज बताना जरूरी है? हाँ, अपनी नजर थोड़ी आ रही है। अच्छा हाँ, ये भी बात सही है। हाँ। मेरी 35 के करीब है। 35 है, ठीक है। अच्छा ठीक है, तो ये तो बड़ी यंग एज है भाई, इसमें तो लोगों की अक्सर शादियां हो रही होती हैं वेस्ट में, कॉम्प्लेक्स में नहीं आना चाहिए। और आपके ये कौन सा मंथ है वो भी बता दीजिए, इन केस मुबशरा ने भी कुछ बताना हो। कौन सा मंथ है? मेरा 6 मंथ स्टार्ट है। ठीक है, थैंक यू सो मच। हम ब्रेक के बाद आपको इन तमाम चीज़ों का जवाब देंगे और मुबशरा मेरे ख्याल में हम अपनी एक्सरसाइजेज भी राइट आफ्टर दिस ब्रेक डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। वेलकम बैक। और डॉक्टर मुबशरा अपनी जगह पर मौजूद हैं। हमारी शेफ़ जो हैं वो एप्पल पाई बना रही हैं और उसकी तमाम तैयारी कर रही हैं। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज़ में डॉक्टर हिना सुहेल हमारी डर्मेटोलॉजिस्ट भी मौजूद हैं और हमारी साइकोलॉजिस्ट, जो मैंने शुरू में तस्करा किया था कि डिप्रेशन, टेंशन, स्ट्रेस, जो कुछ भी आपको पता भी नहीं चलता कि आपके साथ हार्मोनल इशू है। हमारे साथ सोबिया आफ्ताब मौजूद हैं, आपको भी वेलकम कहते हैं अपने प्रोग्राम में। इन सब से बात करने से पहले एक डेमोन्स्ट्रेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सबसे इजी हमारे लिए, जो कि हमें सबसे मुश्किल लगता है, वो एक्सरसाइज है। बिल्कुल, जो हमारे लिए हमें कुछ करना ही नहीं है। ऐसा मैट ले लें या अपने घर में कोई अच्छा सा कारपेट है, आप कंफर्टेबल हैं, आप उस पर बस एक्सरसाइज करना शुरू कर दें, लेकिन हम यही चीज़ें नहीं करते। और पर्टिकुलरली अगर हम बेसिकली अर्ली मॉर्निंग हम यूजुअली ये समझते हैं कि 1 घंटा जिम में जाने की ज़रूरत है, तो 1 घंटे की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ 10 मिनट या 15 मिनट भी ले सकते हैं। कपल ऑफ पीपल मतलब अक्सर कॉल करते हैं और कहते हैं कौन सी ऐसी एक्सरसाइज करें जिससे हमारे हर प्रॉब्लम, जैसे आज का हमारा टॉपिक है जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल का है, या स्किन रिलेटेड है, हेयर है, एनीथिंग, हर चीज़ का, इवन बड़े से बड़े सर्जन, ऑर्थोपेडिक सर्जन हो, एनीवन, या इवन कार्डियोवैस्कुलर अगर डिपार्टमेंट में जाया जाए तो एक ही चीज़ बोला जाता है कि आप एक्सरसाइज ज़रूरी है, एक्सरसाइज और न्यूट्रिशन फॉलो, स्पेशली अर्ली मॉर्निंग का जो मेन ब्रेकफास्ट का टाइम है वो अक्सर हम लोग स्किप
करते हैं कि जल्दी में है, टाइम नहीं मिल रहा, बस चाय पी एंड निकले। जब चाय का टाइम है तो फिर प्रॉपर ब्रेकफास्ट का भी टाइम है। और ऐसी चीज़ मैं आज बताने वाली हूँ कि सिर्फ और सिर्फ 1 या 2 मिनट लगता है अपना एनर्जी ड्रिंक बनाने में, बिल्कुल। और वो आपको उससे बहुत देर तक फुल filled रखेगा। बिल्कुल 12 या 1 o'clock तक अगर आपका लंच टाइम है तो उस वक्त तक फिल करेगा, इंस्टेड के हम कहीं स्कूल में कुछ और समोसे वगैरह खाएं या कुछ और पैटीज नुमा खाएं जिससे बहुत 100% फैट होता है। जरूर बताएं, मैं तो बच्चों के लिए शुरू कर दूंगी, एटलीस्ट उनके लिए तो शुरू कर देना। सबसे पहली अच्छी चीज उनके लिए शुरू होती है, वो पलट के बोलते हैं मामा आप। जाहिर बात है आप भी तो एक रोल मॉडल हैं, वो भी आपको देखेंगे बोलेंगे श्योर पेरेंट्स अगर खा रहे हैं तो व्हाई नॉट हमें भी खाना। मशवरा दे रहे होते हैं कि आप खाएं पहले, आप ये नहीं दूध पीना है आप भी पिए। तो मैं सोचती हूं ट्रू वो देखना चाह रहे थे ना एक्सपेरिमेंट करने के बाद, एक्सपेरिमेंट जो है अम्मा हम पे कर रही हैं तो अपने आप पे भी करें। और जितना मूड खराब होता है ना उसके बारे में सोबिया से हम बात करेंगे, जो मूड बिला वजह का खराब होता है। और हस्बैंड्स कहते हैं जब आते हैं जब मूड अजीब खराब होता है, मुंह फूला हुआ होता है, तो ये हार्मोनल प्रॉब्लम्स होते हैं। आपकी इजाजत से कॉल लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और हमारे साथ हैं जी, मैं मिसेस हसन बात कर रही हूँ मरी से। जी 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 जी। मरी का तो मौसम बड़ा ही खुशगवार है। हाँ जी, जाहिर है। हाँ देखिए मेरी 2 प्रॉब्लम्स हैं। एक तो मुझे डॉक्टर हिना से बात करनी है। हाँ ज़रूर। और एक तो मुझे मालूम करना है कि मुझे 4 साल से मेरे फोरहेड पे ना लाजमा हो गया है। अच्छा, यहाँ ठीक है। और वो बिल्कुल नहीं जा रहा, उसके लिए कोई होम रेमेडी या कोई बता दें। ठीक और है। सेकंड ये है कि मुझे कंसीव करने में, मेरी शादी को 10.5 साल हो गए हैं लेकिन अभी तक कोई बेबी नहीं है। अच्छा। मैंने 2 बार कंसीव किया लेकिन मिसकैरेज हो गया। ठीक है। और अब मुझे कंसीव करने के लिए एक्सरसाइज बताएं। और दूसरा ये है कि मुझे पॉलीसिस्टिक ओवरीज हैं, उसके लिए भी कुछ एक्सरसाइज के थ्रू बताएं। ठीक है, ये सारे जवाब हम आपको ऑन एयर देते हैं। सवाल तो नहीं पूछना, उम्र पूछनी होगी शायद। नहीं, ठीक है। ठीक है, ओके ठीक है, हम आपको ऑन एयर जवाब देते हैं। थैंक यू सो मच। पहले एक्सरसाइज से बता दें, सवाल आपने याद रखना है क्योंकि पहले भी एक कॉलर थी, उनका भी हमने जवाब देना है। जी अच्छा, जैसे आज का हमारा टॉपिक और वन ऑफ द कॉलर ने कहा कि ऐसी एक्सरसाइज बताएं जिससे पॉलीसिस्टिक ओवरीज या रेगुलेट बिल्कुल हार्मोनल इश्यूज हो जाएं प्रॉपरली। तो अब हर एक्सरसाइज करने से पहले हमें स्ट्रेचिंग करना लाजमी होता है क्योंकि हमने बॉडी को बहुत अच्छी तरह वार्म अप करना है ताकि कोई इंजरी ना हो हमें। तो बहुत आसान सी एक्सरसाइज है, सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट्स का वर्कआउट है जो आप आराम से अपने घर में कर सकते हैं। आपको इसके लिए कोई इक्विपमेंट्स की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मैट हो या सिर्फ और सिर्फ कारपेट्स हो। नंबर 1, आपने वॉरियर पोज लेना है, यानी आपने दोनों पैर अपार्ट करके राइट फुट को थोड़ा सा अप्रूडिंग लेके आना है, बाहर की तरफ लेके जाना है, होल्ड करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप। फिर दूसरी साइड पे करना है अगेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप एंड आउट। ये एक्सरसाइज आपने 3 to 10 टाइम्स रिपीट करना है। सेकेंड एक्सरसाइज है, दोनों हाथ आपने फ्रंट पे लेने हैं और थोड़ा सा अपने घुटनों को मोड़ना है और होल्ड करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप एंड आउट। वन मोर टाइम 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप एंड आउट। अब ये बैक एक की है, ये मैं इसलिए इंक्लूड करती हूँ कि अक्सर ख़वातीन को बैक एक का बहुत इशू होता है या लंबर स्पाइन का यानी सर्वाइकल का भी इशू है। बट अगर बहुत ज़्यादा सीरियस है, मोहरों में बहुत ज़्यादा स्पेसिंग आई हुई है तो ये आप प्रैक्टिस ना करें। बट स्पाइन को बहुत ज़्यादा ये रिलैक्स करता है, स्पेशली लैटिमस मसल को यानी बैक का हिस्से को, यानी सेंट्रल जो C4 C5 तक हिट करता है या नंबर 1 या 2 पे। दोनों हाथों को हमने पीछे की तरफ अप्रूडिंग ऊपर की तरफ लेके जाना है एंड रिलैक्स करना है। थोड़ा सा बेंड फॉरवर्ड अगेन अप, स्ट्रेच जितना आप लेके जा सकते हैं अप एंड आउट। नहीं, स्ट्रेस रिलीविंग जैसे मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा हमारी बैक एक में इश्यूज होते हैं या हमारा पोस्चर सही नहीं होता, हम बैठते सही नहीं है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा ये पूरा हमारा अकड़ा हुआ होता है। तो ये ज़रूरी है कि आपने अपनी बैक को किस तरीके से रिलैक्स करना है। फिर आपने सेंटर पे जाके होल्ड करना है टोस को 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नहीं, ये हार्मोनल है ऑफ कोर्स क्योंकि आप बेंड फॉरवर्ड कर रहे हैं। आपका एंडोक्रिनोलॉजी सिस्टम जाहिर बात है लोअर साइड पे लोअर प्रोट्रूडिंग होता है, तो जब हम नीचे की तरफ जाते हैं तो ये हिस्सा हमारा पेट का जो निचला हिस्सा है वो दबता है। अच्छा, ठीक है, तो ये स्ट्रेस रिलीविंग भी है और प्लस हार्मोन्स के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद एक्सरसाइज है। स्ट्रेस एंड आउट। ओके, अब ये जो है पर्टिकुलरली फॉर मेंस्ट्रुअल साइकिल है, रेगुलेट होना या इवन जो लोग जो ख़वातीन कंसीव नहीं कर पा रहे हैं यानी कोशिश में है फॉर द बेबी और नहीं हो पा रहा
एक्सीलेंट उनके लिए खास एक्सरसाइज तौर पे ये है। बोट एक्सरसाइज पोज बता रही हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अगर आप औलाद की कोशिश कर रही अप हैं 2 3 तो 4 आप 5 ये 6 एक्सरसाइज 7 करें तो 8 उससे 9 और 10 बेहतर अप आपको एंड शायद आउट। नताइज मिले। दोनों हाथ पीछे की तरफ लेके जाएंगे, अप और कडल अप। सो होल्ड इन 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और ये एक्सरसाइज उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है जिनको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है, जैसे इवन गैस्ट्राइटिस, गैसेस बहुत लोगों को इशू होता है। तो ये भी बहुत ज़्यादा काउंट करते हैं कि आप किस तरीके से आप अपने एब्डोमेन मसल्स को दबा के रखें। अच्छा, दूसरी चीज़, दोनों पैरों को हमने इन्वर्ट लेके जाना है और मेक श्योर करें कि आपने अपने पैरों को हील से ऊपर की तरफ लिफ्ट करना है। सो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप एंड आउट। अब दूसरी जो है, दोनों पैरों को हमने बेंड फॉरवर्ड करना है, अप स्ट्रेच 1 2 3 4 5 डाउन, अप 2 3 4 5 6 7 8 लास्ट। हर एक्सरसाइज आपने 1 से लेके 5 से लेके 10 दफ़ा रिपीट करना है। और दूसरी, राइट लेग स्ट्रेटन अप होल्ड ऑन, और ये आपके टमी के मसल्स के लिए भी बहुत अच्छी होती है ये वाली एक्सरसाइज। अगर वो लोग जो बाद में जिनको फील होता है कि टमी उनकी लूज हो गई है इवन आफ्टर डिलीवरी एंड प्रेगनेंसी, तो ये वाली एक्सरसाइज बहुत फायदेमंद होती है। 2 3 4 5 6 7 8 एंड आउट। अब हमने थोड़ा सा, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक ये करते हैं मुबशिरा के थोड़ा सा हम इसको ब्रेक करते हैं और थोड़ी देर में हम दोबारा से कंटिन्यू करते हैं। आप यहाँ आ जाइए और क्योंकि जो 2-3 सवालात थे मैं चाहती हूँ कि वो भी कॉलर्स के हम सेटिस्फाई कर लें। जी, पहले एक सवाल हमारी कॉलर ने किया था ब्रेक से पहले, वो क्या था? ब्रेक से पहले जो किया था वो तो मुझे याद नहीं। चले वो मैं आपको याद करके बताती हूँ, इनका पहले जवाब दीजिए। जी, इन्होंने कहा कि इनके फोरहेड पे जो है झाइयाँ आ गई हैं, पीसीओ की प्रॉब्लम है। पीसीओ का मतलब है कि इन्हें जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो नॉर्मल नहीं होगी, मे बी गैप 2 महीने का गैप 3 महीने के गैप के साथ आ रही हो। तो उसके लिए डेफिनेटली जो हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ है या जो डेफिशिएंसी है हार्मोन की, वो इन्हें इस्तेमाल करना पड़ेगी। और इस तरह की जो मेडिसिन होती है वो एटलीस्ट 3 मंथ्स टू 9 मंथ यूज़ की जाती है। उसके लिए बेहतर है कि ये किसी अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट को जो है कंसल्ट करें। ठीक है। अब दूसरा मसला कि इनके माथे पे, इनके फोरहेड पे जो है झाइयाँ आ गई हैं। तो एक तो ये जिस एरिया में रहती हैं वहाँ जब मौसम चेंज होता है और धूप होती है तो बहुत तेज़ होती है, तो इन्हें डेफिनेटली सनब्लॉक अपनी आदत बना लेना चाहिए। क्योंकि जब वैसे भी ठंडा मौसम होता है और धूप अगर निकलती है तो बहुत दिल चाहता है कि आप धूप में बैठें। और हम झाइयों के लिए आपको एक रेमेडी भी बताएंगे, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। इन्होंने होम रेमेडी कहा था, मैं वो भी इन्हें बताती हूँ। लेकिन एक फ़िलहाल ये कि कोई भी वाइटनिंग क्रीम लेकर ये चाहें तो रोज़ाना रात में 2 घंटे लगाएं और उसके बाद उसे वॉश कर दें सोने से पहले, और दिन में लाजमी सनब्लॉक लगाएं। ठीक है, जल्दी से इसका भी जवाब दे दीजिए। जो पहले कॉलर थी उनकी 4th प्रेगनेंसी थी, जी 6th या 5th मंथ था, उनके बाल चेहरे पे बाल आ गए थे। बिल्कुल। देखिए, इसमें होता है कि जो मेनोपॉज का टाइम होता है ना, सबका डिफरेंट होता है। ज़रूरी नहीं कि वो 50, वैसे तो 52 है मेनोपॉजियल एज जो है। अब ये 35 का मीन है कि इनके हार्मोन जो है आहिस्ता आहिस्ता चेंज होना शुरू हो गए। लेकिन ये तो प्रेगनेंसी नहीं, प्रेगनेंसी तो अगर आपको 1 डे भी अगर पीरियड्स आ रहे हैं तो उसमें हो सकती है। ठीक है, तो इनके साथ लेकिन ये हो अभी सकता है। तो मीनोपॉज का इशू नहीं है, अभी तो मैं बता रही हूँ। इशू मीनोपॉज जो है वही मैं आपको कह रही हूँ कि बहुत आहिस्ते से आता है, बहुत स्लोली। वो एक टाइम स्टार्ट होता है, हर एक का डिफरेंट होता है। तो ये इसकी वजह से हो रहा है। बहुत मुमकिन है कि इनके पीरियड्स के जो डेज हैं वो चेंज हो गए हो ना। ठीक है, हार्मोनल इम्बैलेंस है, उसी वजह से इनको जो है आहिस्ता आहिस्ता जो है बाल चेहरे पे बढ़ना शुरू हो गए। जबकि इन्होंने कहा कि किसी किस्म का ब्लीच वगैरह यूज नहीं करती है। ठीक है, एक पॉसिबिलिटी कि इनको ये आप आके मेरे ख्याल में जवाब दे दीजिएगा। एक ब्रेक है, आके हम इस पे डिस्कशन करते हैं। मेरी भी एक एडवाइस होगी, गो के मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ लेकिन एक एडवाइस आपको जरूर दूंगी आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। और हमारी तमाम एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं। हमारी साइकोलॉजिस्ट भी हैं, हमारी डर्मेटोलॉजिस्ट भी हैं और हमारी फिटनेस एक्सपर्ट भी हैं और हमारे साथ कॉलर भी हैं, शेफ भी हैं। भाई अस्सलाम वालेकुम ताहिरा। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ताहिरा कैसी हैं? ठीक ठाक, थैंक यू। आप कैसी हैं? आपका शो बहुत अच्छा जा रहा है। थैंक यू सो मच। हेलो जी जी, आवाज आ रही है? डॉक्टर साहब से बात करनी है। कौन सी डॉक्टर साहब से? जो गायनेकोलॉजिस्ट है।
उनसे अच्छा, बात की। गायनेकोलॉजिस्ट तो अभी यहाँ नहीं आई है, वैसे आप सवाल कर लीजिए उनसे, हम पूछ लेंगे, अभी कुछ ही देर में आ आप जाएंगे। लोगों ने हार्मोनल इसका प्रॉब्लम का कहा जी। है, तो मैंने मल्टीनोड अप्लाई किया है, ठीक है। मेरा 5 इयर्स का बेबी है और दोनों सिजेरियन बेबीज है, ठीक है। तो 2 बच्चे हैं मेरे। ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि अभी तकरीबन 3 to 4 मंथ हो गए कि कंटिन्यू जो है ना मतलब मुझे पीरियड्स है और ये आइदर इज हार्मोनल डिस्टर्बेंस और ये जो है ना ये मल्टीनोड की कॉम्प्लिकेशन है एक। अच्छा। और दूसरी बात ये कि ना मुझे जो है ना जो एक्सरसाइज का बता रहे, तो मुझे स्पाइनल स्टीनोसिस भी है, ठीक है। स्टीनोसिस का मुझे कोई एक्सरसाइज बता दे, वो मुबश्शिरा आपको बता देंगी जरूर, ठीक है। मैं बैक टू टीवी की तरफ जा रही हूँ, तो फिर मुझे काइंडली बता हाँ, और दीजिएगा। कुछ देर बाद हमारी गायनेकोलॉजिस्ट यहाँ पर होंगी, वो आपको आपकी बात का दोबारा जवाब देंगी, ठीक है। अभी ये लोग जवाब दे देंगे, लेकिन आप हमारा प्रोग्राम देखती रहिए, आपका सवाल मैं दोबारा पुट अप करूंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर द कॉल। आप कुछ कह रही थी ब्रेक पर जाने से पहले। हाँ, जब उनसे कही थी, उन्होंने बताया था हेयर ग्रोथ का, तो बहुत दफ़ा ऐसा भी होता है कि हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से भी जो है फेशियल आपके हेयर्स जो हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं जी। तो उनको चाहिए कि वो अपना कोई ना कोई कंसल्ट कर लें, किसी भी डर्मेटोलॉजिस्ट को कर सकते हैं या जो भी एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं, बेहतर आप एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को कर लें, तो वो आपके टेस्ट करा लेंगे, आपको पता चल जाएगा कि किसी उसकी वजह से तो नहीं है, क्योंकि मोस्टली हेयर ग्रोथ के रीजंस हार्मोनल डिसबैलेंस अच्छा, मैं तो आपको एक लेमैन की एडवाइस, लेमैन के तौर पर एक एडवाइस कर सकती हूँ कि ये आपका जो प्रेगनेंसी का पीरियड है इसमें छोड़ दें। अगर आपके बाल आ रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये सारी चीज़ें ट्रीटेबल होंगी, लेकिन बाद में मुबश्शिरा भी इसका कोई जवाब आपको देना चाहती हैं। आई वुड से कि जैसे हम यूजुअली रेकमेंड करते हैं सप्लीमेंटेशन, तो आयरन्स हैं या फॉलिक एसिड है, वो यूजुअली 4 मंथ्स के या 5 मंथ्स के प्रेगनेंसी बिल्कुल यूज़ करना चाहिए। और यूजुअली काफ़ी ख़वातीन रोक देती हैं कि नहीं हमारा बच्चा पैदा हो गया, अब उसके बाद हमें ज़रूरत नहीं, बट यू नीड टू अबाउट टिल 1 ईयर। अब जहाँ तक झाइयों का प्रॉब्लम है, मैं ये रेकमेंड करूँगी कोई ब्लीचिंग एजेंट नहीं करना चाहिए, वो मज़ीद और ब्लैक आपकी स्किन को करता है। लॉट्स ऑफ वाटर, एक्सरसाइज, अगर आपने प्रेगनेंसी के बाद हो रही हैं यानी पोस्ट नेटल पे आ रही हैं, तो एक्सरसाइजेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आप अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करें। और जो दूसरी चीज़ है, जो झाइयों का मेन जो इशू होता है, हम यूजुअली रेकमेंड करते हैं, जैसे आलू है, राइट, आलू को काट लें और सिर्फ आपने रब करना है लाइक आइस क्यूब, इससे भी काफ़ी हद तक लाइटर हो सकते हैं, कम्प्लीटली जाएंगे नहीं है, ठीक है। तो लाइटर मोड पे आप ये आराम से कर सकते हैं। और एक और सवाल जो इन्होंने आपसे किया, जो आपको करके दिखाना है स्पाइन के हवाले से, वो थोड़ी देर में हम शेयर करेंगे। डॉक्टर हिना, हम किचन की जानिब चलते हैं और आप जो रेसिपी हमें बना के दिखाने वाली हैं, रेसिपी है ख़ास तौर पे आपकी झाइयों के हवाले से, राइट? जी बिल्कुल, झाइयों के हवाले से। तो आ जाइए, झाइयों के हवाले से हमें क्या बनाना है, पहले तो बताइए। कोई क्रीम है, कोई मशरूब है? एक तो मैं ड्रिंक बता रही हूँ, ठीक है। ये ड्रिंक जो है एंटीऑक्सीडेंट है, ठीक है। इसमें जो है ये जिस तरह नज़र आ रहा है, इससे भी झाइयों में असर पड़ेगा? इसमें देखें, जिस तरह ये एप्पल है, इसमें आयरन होता है, फिर ये मिंट है और ये क्यूकम्बर है। ये 3 चीज़ें हैं जो हमें इसको बॉईल करना है, बल्कि जब पानी बॉईल हो जाए, इनफैक्ट उस वक्त इसे डालना होता है। और आप 1 to 2 मिनट, जब जोश आने लगे। अच्छा, इस वक्त क्योंकि हमने ये ग्रेट नहीं किया हुआ, बेसिकली हमें ये जो सेब है, एप्पल, इसे ग्रेट करना था, लेकिन हमने इसे छोटे पीसेस में इस वक्त काटा हुआ है और इसको हम जो है, ये हमारी शेफ इसमें हेल्प करेंगी। जी, शेफ हमारी कहाँ गई आप? जी, इसको ऑन कीजिए। और इसे कितनी जोश देने, जी, अगर घर में आप हैं, जोश दे रहे हैं और उस वक्त आपने ये डाला, तो कितनी देर और बनाए? तकरीबन 2 मिनट। 2 मिनट पकाने के बाद आप इसको ढक दीजिए लिड के साथ, ताकि इसकी जो स्टीम है वो बाहर ना जाए। तो इसके जो भी मॉलिक्यूल्स हैं वो इसी में रहेंगे, भाप की सूरत बाहर नहीं निकलेंगे। उसके बाद इसे छानने के बाद आप इसको 1 कप होगा, तकरीबन 1 कप आप ये डेली पिए, तो ये बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, जिससे आपकी स्किन बहुत, अगर मुस्तकिल पिए, ऐसे नहीं है कि हमने 2 हफ्ते पिया और हम चाहेंगे सब कुछ ठीक हो जाए। 1 गिलास आपने रोज जी, 1 गिलास आप बच्चों को दे सकते हैं। और इससे हम एक एडिशन करते हैं, ये किशमिश का, इसमें आप तकरीबन 8-10 जो है किशमिश भी डाल दें, इनको बॉईल करें, एक बहुत अच्छा ड्रिंक तैयार होता है, इसे हम यूथ ड्रिंक भी कहते हैं। अच्छा। अगर आप इसे पीते, क्योंकि देखिए हमारे चेहरे पे जितने झाइयाँ, दाग धब्बे आते हैं, ये क्या होते हैं, फ्री रेडिकल होते हैं, जो हमारे ब्लड के साथ साथ स्पेशली फेस पे डिपॉजिट हो जाते हैं। बड़ी एज में जाके हाथ पैरों पे भी धब्बे आने लगते हैं, ठीक है, जिन्हें लिवर स्पॉट भी कहा जाता है। तो ये आपका ये कि लिवर की एक्टिवेशन को भी अच्छा करता है। इसमें जो किशमिश का बेसिकली रोल है, बहुत अच्छा एंटी
एंटीऑक्सीडेंट और है किशमिश मैंने सुना है कि वैसे भी अगर आप सुबह उठ के खाएं तो बहुत फायदेमंद है। बहुत फायदेमंद है, किशमिश है या अंगूर है, दोनों ही चीज़ें। तो इसको अगर आप डेली 1 कप इस्तेमाल करते हैं रोज़ाना, नहर मुँह आप इसे पीते हैं और बच्चों को भी दें। अगर आप ब्रेकफास्ट में आप बच्चों को भी एक छोटा सा ग्लास आप उसमें बच्चों को दें और टेस्ट भी इसका अच्छा होता है। सही है। तो ये हमारे पास बहुत एक ड्रिंक आ गई जो कि अब बन रही है, ऐसे जोश आ जाए तो हम इसे निकाल के भी आपको दिखा देते हैं। ये सारी चीजों से छान के इसको निकालेंगे छानने के बाद आप इसे पी सकते हैं। ठीक है। और दूसरी जो चीज़ है वो ब्रेक के बाद हम करेंगे, वो क्या है? वो हम जो है फेस पे लगाने के लिए अगर झाइयाँ आपके आ गई हैं तो क्या आप चीज़ें जो आप घर में बना के लगा सकते हैं। क्रीम नुमा हम एक क्रीम नहीं है बेसिकली, मैं आपको बताऊंगी ओके ये क्या है जिससे आपकी झाइयाँ हल्की हो जाएंगी या शायद चली भी जाएं, ये हम आपको ब्रेक के बाद बताएंगे। और अगर आपकी बेगम का या आप खुद समझती हैं आपका मूड खराब रहता है तो डॉक्टर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, हमारी साइकोलॉजिस्ट, उनसे पूछ सकते हैं। कुछ देर बाद हमारी गायनेकोलॉजिस्ट भी मौजूद होंगी। तो डिलीवरी और प्रेगनेंसी के हवाले से कोई सवाल हो, हार्मोनल्स का इससे जो भी रिलेशनशिप बनता है उसका आप सवाल कर सकते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और दोनों हमारी लेडीज़, तीनों हमारी लेडीज़ यहाँ पर मौजूद हैं। एक तो ये मशरूब जो हमने बनाया था जो एंटीऑक्सीडेंट है, उसको हमने लेकिन जोश दे दिया थोड़ा, वरना मैंने अब तक जो ड्रिंक्स देखे हैं या हमने स्क्रीन पे भी बताया उनमें तमाम चीज़ें जो है पानी में हल करके रखते हैं और उसके बाद वो पानी पीते रहते हैं, लेकिन ये कुछ डिफरेंट था। आप इसे ट्राई करके देखिएगा। यहाँ हाथ ना लगा दीजिएगा भाई, इस कदर गर्म हो रहा है। गर्म है। और दूसरा हम स्टार्ट करें जो झाइयों की हम बात कर रहे थे, ठीक है, वो हम बनाएंगे। लेकिन उससे पहले मुबशिरा ने भी एक लिंक दिया था। इन्होंने एक ड्रिंक बनाना था जो कि अगर आप सुबह में पी लेते हैं तो आपको दोपहर तक खाने की नीड नहीं होगी। एनर्जी ड्रिंक, और ये जो बाहर से आप ड्रिंक्स लेकर पीते हैं उससे भी आपकी सेहत मुतासर होती है। तो मुनीज़ा कह रही हूँ, मुबशिरा मुनीज़ा क्या सामने बैठी रहती हैं आप, मुनीज़ा आ रहा है। अच्छा खैर, मुबशिरा जी आई वुड से कि बहुत अच्छा किस्म का ड्रिंक में बनाने लगी भाई, मुझे डर लग रहा है आप लोग इस पे ना हाथ रख दीजिए। ब्रेकफास्ट अगर उन लोगों के लिए जिनको बहुत ज़्यादा इशू है, बच्चे स्कूल जाने हैं एंड ऑल दैट, टाइम नहीं मिलता, तो बहुत ही झटपट सा इलाज है। और इसमें फाइबर एंड पोटासियम, प्रोटीन बहुत ज़्यादा है। बेसिकली ये कहलाया जाता है क्वेना, QUINOA, और इसमें 100% फाइबर्स, और हम लोग कहते हैं कि QUINOA, और ये आराम से पूरे पाकिस्तान में मिलता है, बड़े डिपार्टमेंट। मैंने इसके बारे में सुना, ये बॉयल करके भी लोग खाते हैं। बॉयल करके सीरियल भी, राइस की जगह पे खाते हैं। बिल्कुल, सीरियल का में भी डाला जाता है। आप इसे क्या प्रोनाउंस करती हैं? क्वेना। ओके, मैंने इसका नाम सुना था, यस, कीनवा, क्वानवा, व्हाटएवर। हाँ, ओके ठीक है। सो 2.5 सुपरमार्केट से मिल जाएगा। यस, मिल जाएगा आपको आराम से। 2.5 टीस्पून हमने लिया। ये ऐसे रॉ भी खा सकते हैं? रॉ भी खा सकते हैं। जैसे हम पम्पकिन सीड्स लेते हैं, अगर पम्पकिन में से सीड्स पूरे निकाल के ड्राई आउट कर लें और सन ड्राई करके उसमें सॉल्ट ऐड इन करके आप आराम से निबलिंग कर सकते हैं। सो बेसिकली और राइस की जगह पे भी अगर आप डाइट कर रहे हो तो आपको खाना चाहिए ना। बॉयल हो जाते हैं, बिल्कुल फूलते नहीं है। बट अगर आप ओट मिल सीरियल या रोल्ड ओट्स के जो सीरियल्स आते हैं उसमें अगर आप ब्रेकफास्ट में लें तो वो आराम से, टेक्स ओनली 5 मिनट्स। और उसके बाद अच्छा ये जी आपका राइस, इसको ब्लेंड कर लेंगे। बिल्कुल, बहुत इजी है, आपको 1 या 2 मिनट्स में तैयार हो जाएगा। आप ट्राई करें, दूध ही ट्राई करना मुश्किल होता है तो उसमें कुछ और मिला के ट्राई करना तो नहीं अच्छा है, क्योंकि रमज़ान ऑब्वियसली इज वेरी नियर, तो हम बहुत कुछ इसमें ऐड इन करते हैं। तो बेस्ट वुड बी टू ऐड इन दिस। बच्चों के लिए बहुत ज़बरदस्त किस्म की चीज़ें। अगर उसमें आप थोड़ा सा पिंट ऑफ रूह अफ़ज़ा अगर डालना चाहते हैं या कोई और भी एनर्जी डालना चाहते हैं, वो यू कुड डू दैट। ओके, और इसका आप रेडी है। ओके, और इससे वज़न भी काफ़ी ये फिलिंग होता है ना, ऑब्वियसली आपको जरूरत नहीं रहेगी कुछ खाने की तो आपका वजन ठीक रहेगा। और इंस्टेड कि हम स्पेंड करें, बेस्ट है कि हम अपना एनर्जी ड्रिंक इस तरीके से बना सकते हैं अर्ली मॉर्निंग। एंड यू कुड सी कि जैसे कोई भी हम सीड्स लेते हैं, एनी सॉर्ट ऑफ सीड्स, ज़रूरी नहीं है कि उसको मैश करना या उसको बॉईल करके रॉ भी ले सकते हैं। अगर आप आराम से इफ यू कुड डू इट कि अपने बिल्कुल डाइजेस्टेबल मिल्क में इसलिए ऐड इन करते हैं थोड़ा सा फ्लेवर आ जाए। सो इट डजंट हैव टू बी कि बॉईल करना लाजमी है, आप आराम से इसको पी सकते हैं। ठीक है, एक ये ड्रिंक हो गया, एक ये ड्रिंक हो गया। और अब झाइयों के लिए जो हमने एक चीज़ बनानी है वो बता दी
दीजिए। झाइयों के लिए बेसिकली हम जो कुछ केमिकल्स होते हैं जिससे मुबशरा, आप इस ग्लाइकोलिक तरफ भी एसिड आ जाइए है क्योंकि स्पाइन जो का भी हमें क्लिनिकली आगे यूज बताना किए है। जाते हैं। सॉरी इसमें ग्लाइकोलिक एसिड है, मेंडेलिक एसिड है, विटामिन सी है। हर जगह सारी ये चीज़ें अवेलेबल नहीं होती है। अब शहरों में तो आपको ये चीज़ें इजीली मिल जाती हैं, बट अगर छोटे शहर में है या गाँव में है क्रीम आप बना तो के हम दिखा एक रही हैं। चीज़ बिल्कुल बहुत आसान चीज़ है, ये एक लेमन ले लीजिए, बड़े साइज़ का लेमन है, और इसमें अगर आपके पास शुगर कैंडी है जिसे मिश्री कहते हैं तो आप मिश्री इसमें डाल सकते हैं अंदर, अदरवाइज आप ये थोड़ी सी शुगर, ठीक है, आप इसमें अंदर शुगर डालें। ओके, इसको हाँ ऑफ कर दें आप, इसे हल्का कर दें या फिर इसे माइनस कर देना, हम लेकिन ऑफ कर देते हैं। ठीक है, हो गया। उसके बाद ये आपने इसमें शुगर डालने के बाद इसको आपने एल्युमिनियम फॉइल में ओके, आप इसे रैप कीजिए। कितनी शुगर डालनी है इसमें? मैंने इससे तकरीबन आधा स्पून डाली है मैंने। ओके, ठीक है, और अगर शुगर कैंडी है, मिश्री है, तो उसके 2 छोटे पीस आप इसमें डाल दीजिए और आप इसको रैप कर लीजिए अच्छे से। ठीक है, ठीक है। और रैप करने के बाद आप इसको आपने फ्लेम पे रखना है, चूल्हे के ऊपर रखना है। अच्छा, इस पे हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, लाइक हम 2 से 3 मिनट, और अगर फ्लेम है, फ्लेम के ऊपर रख रहे हैं तो हार्डली 1 मिनट। ठीक है। तो इसमें आपको एक आवाज़ आना शुरू गई होगी थोड़ी सी ना, पानी की जिस तरह पक रहा होता है। तो कुछ देर में जब ये चीनी इसमें घुल जाएगी, बिल्कुल मेल्ट हो जाएगी, तो आप इसे फ्रिज में रख सकते हैं। और झाइयों पर या वो स्किन जो बहुत ज़्यादा रफ टेक्सचर होता है, मोटी स्किन होती है और उसमें ग्लो नहीं होता स्किन पे, तो उस पर भी जो है आप इसका थोड़ा सा कुछ ड्रॉप्स निकालें और 2 से 3 ड्रॉप्स निकालें, बस ड्रॉप्स आप ऐसे थोड़ा सा स्क्विज करें। आप स्क्विज करने के बाद फ्यू ड्रॉप्स जो है फेस पे अप्लाई कर लें। इसे आपने रगड़ना नहीं है, जस्ट पैटिंग करनी है, अप्लाई करना है, और 10 मिनट बाद आप इसे वॉश कर दें। तो इससे बिल्कुल स्किन आप जिस तक आप इसे यूज़ करेंगे बिल्कुल इस तरह फील होता है पबी फेशियल करा कर आए। अच्छा, इतनी स्किन हो जाती है क्योंकि इसका इसे 5 मिनट लगा लें, 10 मिनट लगा लें, जैसी स्किन है। अगर बहुत ज़्यादा आपकी सेंसिटिव स्किन है तो 2 से 3 मिनट लगा लें। स्किन सेंसिटिव नहीं है, नॉर्मल है, या बहुत ज़्यादा रफ स्किन है, डल स्किन है, तो आप 10 मिनट्स लगा सकते हैं, उसके बाद वॉश कर लें इसे। और ये दोबारा आप अपने फ्रिज में रख सकते हैं, आप ट्वाइस अ वीक कर सकते हैं इसे। तो इससे स्किन बहुत बेहतर रहती है, क्योंकि इसमें देखिए जो शुगर या शुगर कैंडी ली, इसमें आपको मिलेगा ग्लाइकोलिक एसिड, कुदरती तौर पे ग्लाइकोलिक एसिड मौजूद होते हैं, फिर इसमें स्कॉर्बिक एसिड है, लेमन आपका जो है, तो ये दोनों चीज़ें जो है स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है। माइल्ड जो है पील भी करती हैं स्किन को, इतना पील के आपको फील नहीं होता, बट बहुत माइल्ड सी पीलिंग होती है, जिसकी वजह से आपकी झाइयाँ भी ग्रेजुअली कम होती जाती है। ठीक है, और फरजाना ने यहाँ एप्पल पाई बना लिया है, ये भी आप देख लीजिए, कंप्लीट हो गया ये। कंप्लीट हो गया, इस पे कलर आ गया गोल्डन सा। बहुत अच्छी इसकी शक्ल लग रही है। अब ये टेस्ट में कैसा है वो है ना, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, और बिल्कुल जिस तरह आप किसी प्रोफेशनल जगह का, किसी वैसे तो हमारे पास बेकरीज में भी नहीं मिलता इस तरह कोई खास जगह हो ही। इसको आप जैसे पर सर्विंग आपको करना है तो इसमें से आपने इतना सा पीस निकाला, और इसके साथ बाद लोग ऐसे भी करते हैं कि वैनिला आइसक्रीम के साथ सर्व करते हैं। अच्छा, ठीक है, उसके साथ आप सर्व कर लें तो आप एक चेंज तो गरम ठंडे का जो मिक्स करके खाते हैं तो बहुत जबरदस्त लगता है। जिस तरह वो हॉट चॉकलेट और ये सारी चीजें हो गई हैं, फ्राइड आइसक्रीम आ गई है और तमाम चीजें आ गई हैं, तो उसका कॉम्बिनेशन ये इसी तरह से बनाया जाता है। मुबशरा, स्पाइन के हवाले से एक्सरसाइज थी। अच्छा, यूजुअली जो एक मैं बताऊंगी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की एक्सरसाइज है। अगर आप स्टांस पोजीशन पे लें और बेसिकली आपने नोज़ थोड़ा बहुत प्रोट्रूडिंग एरिया पे रहना है, क्योंकि ये इंटायर स्पाइनल कॉर्ड की एक्सरसाइज है, और हमने सिर्फ और सिर्फ आगे की तरफ प्रोट्रूडिंग करना है और फिर पीछे की तरफ, आगे की तरफ। ये आपने 10 टाइम्स एक्सरसाइज करना है, एंड आउट, अगेन 10 टाइम्स एंड आउट। और जो दूसरी एक्सरसाइज है, इट्स वेरी इजी। नीज पे आपने अपनी पूरी बॉडी का वज़न रखना है, और हमने राइट हैंड एंड राइट लेग थोड़ा सा रेस करना है, होल्ड करना है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अप एंड आउट। अगेन टू द अदर साइड, 1 2 3 4 5 6 7 8, डाउन पूरा ले जाके स्ट्रेच, और दोनों हाथों को पीछे की तरफ ले जाके अप हायर एंड आउट,
इससे ये आपका स्पाइन का मसला जो आपसे पर्टिकुलरली सवाल किया था लंबा बिल्कुल और Okay. स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर आप स्ट्रेचिंग में बहुत ज़्यादा बैलेंस आउट नहीं करते तो बेसिकली सिर्फ और सिर्फ आपने ऊपर की तरफ हाथ लेके जाना है और रोटेशन की पोजीशंस में सिर्फ और सिर्फ ऊपर की तरफ हाथ और रोटेशन की पोजीशन में थोड़ा सा साइड यानी आपने अपर बॉडी को थोड़ा सा साइड पे फोर्स नहीं करना, सिर्फ स्टे आउट करना है 2 3 4 5 6 7 8 अगेन वन मोर टाइम 2 3 4 5 6 7 8 एंड आउट। और इसके साथ नेक की एक्सरसाइजेस है जो हमेशा में रोटेशंस के लिए मेक श्योर करें कि बैक की तरफ बिल्कुल बहुत ज़्यादा लीन बैकवर्ड ना लेके जाएं, सिर्फ और सिर्फ साइड पे थोड़ा सा होल्ड करके 2 3 4 5 6 सेंटर लेफ्ट 2 3 4 5 6 सेंटर डाउन 2 3 4 5 6 सेंटर अप 2 3 4 5 6 और थोड़ी सी नेक को टिल्ट राइट हैंड साइड पे होल्ड करेंगे 2 3 4 5 6 सेंटर लेफ्ट 2 3 4 5 6 7 एंड आउट। तो ये रही हमारी एक्सरसाइज, काफ़ी इजी थी बट काफ़ी लोगों को बैलेंसिंग का इशू होता है तो मेक श्योर करें कि अगर आपका वॉल है या चेयर है आप उसके ऊपर होल्ड इन करके स्ट्रेचिंग आराम से कर सकते हैं। कोबरा पोज भी है बट वो पूरा एम्फसाइज बहुत कॉकस एरिया तक जाता है, काफ़ी लोग नहीं स्ट्रेच कर पाते तो वो मैंने इसीलिए नहीं बताई कि ईजियर मच। आप लोगों ने हमें बहुत अच्छी चीज़ें बताई, थैंक यू सो मच डॉक्टर हिना एंड थैंक यू सो मच डॉक्टर मुबशरा। मैं बाकी अपने गेस्ट को जो हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं उनको मैं इंट्रोड्यूस कराती हूँ आपसे। थैंक यू सो मच। आप सब यहाँ पर अपनी चीज़ें जो हैं उनको मेरे ख्याल में ये मिल्क आप पी कर जाइए। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे हकीम साहब, हकीम अब्दुल बासित, जिनसे आप सवाल कर सकते हैं। ऑब्वियसली गायनी रिलेटेड इश्यूज़ का, हार्मोनल इश्यूज़ का सवाल आप इनसे भी कर सकते हैं। आपको वेलकम कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम। और हमारे साथ मौजूद हैं, आपको पता है सोबिया आफ्ताब हैं, हमारी साइकोलॉजिस्ट, जिनसे मुझे ये टेंशन और डिप्रेशन वाली बात बहुत देर से करनी है लेकिन हम कर नहीं पा रहे। आप भी इनसे सवाल कर सकते हैं। और हमारी गायनोकोलॉजिस्ट और इनफर्टिलिटी कंसल्टेंट इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रुबीना ताहिर। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं डॉक्टर साहिबा? क्योंकि जब भी हम ये बात करते हैं हार्मोनल इश्यूज़ की तो इसमें स्ट्रेस टेंशन वाली चीज़ें होती हैं और या फिर ज़्यादातर ख़वातीन को जो मसला होता है या उनको पता चलता है वो उसको पता चलता है व्हेन दे ट्राई टू कंसीव। तो आपसे शुरू करते हैं। बीवी का मुंह हर वक्त बना हुआ है, हस्बैंड घर में आए और मूड खराब। अक्सर ये होता है बेसिकली जो हमारी बॉडी में डिफरेंट हार्मोन्स हैं, ठीक है, और ये हार्मोन्स क्या कर रहे होते हैं, ये आप ये कह लीजिए छोटे छोटे ये पैगाम रसा हैं जो बॉडी को ये बता रहे होते हैं या डिफरेंट ऑर्गन्स को कि आपको ये फंक्शंस परफॉर्म करना है। हमारी ग्रोथ, हमारी डेवलपमेंट, हमारा मूड, कॉग्निशंस, ये सब इन्हीं के ऊपर डिपेंड करती है। अब कॉर्टिसोल एक हार्मोन है जो बॉडी में जो स्ट्रेस रिलीजिंग हार्मोन कहलाता है, ठीक है, दैट इज़ द मेन हार्मोन जो कि रोल प्ले कर रहा होता है स्ट्रेस से रिलेटेड। तो ये ज़रूरी भी है फाइट एंड फ्लाइट सिस्टम के लिए, बट समटाइम्स टू मच अगर ये कॉर्टिसोल रिलीज हो रहा है तो वो हमारे लिए कॉन्स्टेंट एक स्ट्रेस का बायस बन जाता है। उस स्ट्रेस की वजह से लाइक हमने देखा होगा ख़वातीन को डिप्रेशन हो रहा है, एंग्जाइटी, वो ज़रूरी नहीं है, वो वजह कोई नहीं होती, सब ठीक है लेकिन डिप्रेशन हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, बिल्कुल। तो उसमें बाजुकात ये होता है कि आपके हार्मोनल डिसबैलेंस्ड है, पर्टिकुलरली जो हमारा थायराइड ग्लैंड है, ठीक है, ये हम एंडोक्राइन सिस्टम कहलाता है हमारी बॉडी के अंदर जो मेन सिस्टम है जो हमारी इमोशंस को कंट्रोल करता है, हमारे एहसासात, जज्बात को कंट्रोल करता है। थायराइड ग्लैंड जो है वो रिलीज करता है एंडोक्राइन, उसमें होता है थायराइड ग्लैंड्स होते हैं एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर जो कि ये थायराइड को रिलीज कर रहे होते हैं। तो थायराइड की अगर ये जो हार्मोन है इसके डिसबैलेंस्ड होती है तो उसकी वजह से आपका मूड इफेक्ट होता है। और उसमें अक्सर आप डिप्रेशन का बाकायदा साइकोलॉजिकल इलनेस है जिसका शिकार होते हैं आप, ठीक है, ये डिप्रेशन साइकोलॉजिस्ट को भी और प्लस आपको एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को जो कि आपका उसको जो है बैलेंस करने के लिए आपको मेडिसिन देगा, ठीक है, क्योंकि जब तक वो बैलेंस नहीं होगा तो ये आपका ट्रीट नहीं हो सकता। हमें डॉक्टर रुबीना से बात करनी है और हकीम साहब से बात करनी है। हमारे पास एक कॉलर ने कहा भी था कि 5 साल में शायद उनके 2 बच्चे हुए हैं सिजेरियन और 3-4 महीने से उनको समझ में नहीं आता कि इनके साथ मल्टी नोट का प्रॉब्लम है या क्या प्रॉब्लम है। इसको डॉक्टर रुबीना आप कंटिन्यू कीजिएगा लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और हमारे साथ हमारे डॉक्टर भी मौजूद हैं, हकीम साहब मौजूद हैं, साइकोलॉजिस्ट मौजूद हैं, शेफ़ भी मौजूद हैं। जो हम ब्रेक पर जाने से पहले बात की थी हमने डॉक्टर साहिबा, डॉक्टर रुबीना आपसे शुरुआत करते हैं। गायनी के भी इश्यूज़ हैं, मंथली जो पीरियड्स हैं उसके भी इश्यूज़ हैं और भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिनका ताल्लुक हार्मोन से है। आप जो मेजर चीज़ें देखती हैं उनके हवाले से और उनका सलूशन बता दीजिए।
देखिए, एक जो बहुत अभी थोड़ा सा शो का शुरू का जो पार्ट जिसमें चल रहा था ना, जिसमें हम लोग बाल चेहरे पे निकल रहे हैं, पीसीओ वो डिस्कस कर रहे थे लोग, तो एक बहुत अहम पॉइंट है जो मैं कहना चाहती हूँ, क्योंकि अक्सर ये होता है कि जब बच्चियों की माहवारी ख़राब हो रही होती है शुरू में और उनके बाल निकलने शुरू होते हैं ना, तो मैनी अ टाइम जब वो डॉक्टर के पास जाते हैं और उन्हें दवाई बताई जाती है तो माएँ बहुत डरी हुई होती हैं। वो कहती हैं नहीं, हम दवाई देंगे ना, इतनी सी उम्र में अगर हमने हार्मोन्स दे दिया तो पता नहीं आगे चल के कितनी खराबियाँ हो जाएंगी। ठीक है ना, ये बहुत गलत कॉन्सेप्ट है। ये डॉक्टर्स भी कहते हैं, आप एक डॉक्टर के पास गए फिर दूसरे के पास गए तो वो बोलते हैं इतनी कम उम्र में ये दवा दे दी उस डॉक्टर ने। नहीं, वो जरूरी नहीं है ना कि आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं, आई एम सॉरी टू से, लेकिन आप हर शख्स जो बाहर डॉक्टर का बोर्ड लगा के बैठा है वो डॉक्टर नहीं है ना, आपको पता है मेल प्रैक्टिस कितनी है। तो उसमें होता क्या है कि एक दफ़ा जो बाल मोटा काला होके ग्रो करना शुरू हो गया, वो हेयर फॉलिकल काला बाल बनाने लगा, वो ज़िंदगी भर वही काला और मोटा बाल बनाएगा। ठीक है, तो अगर आपके अभी सिर्फ 4 निकले हैं तो आप उसे 4 पर रोक सकते हैं, आपको बाकी लाइफ सिर्फ वो 4 बाल मैनेज करने होंगे। अगर आप उसको आगे जाने दें तो आप पूरी बियर्ड ग्रो कर लेंगे। ठीक है ना, और उसको बाद में मैनेज करना बहुत मुश्किल होगा। तो इसलिए उसके लिए जो दवा है, डॉक्टर आपका जो मतलब गायनेकोलॉजिस्ट के पास चले जाएँ, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास चले जाएँ। ठीक है ना, गायनी के पास जाना आसान होता है, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट ज़रा थोड़े कम हैं, डिफ़िकल्ट आपको मिलेंगे, तो गायनी वालों के पास चले जाएं और अपने हार्मोनल वो आपके एसेस करा लेंगे, देख लेंगे और उन बालों को सप्रेस कर देंगे। तो उसमें फ़ायदा क्या होगा कि वो जो नए बाल काले काले निकलने होंगे ना, वो नहीं निकलेंगे, जो बन चुके हैं ऑलरेडी काले वो रहेंगे। उनको आप फिर लेज़र करके, वैक्सिंग करके, जो भी आप दूसरे तरीके आप यूज़ करते हैं आप वो कर सकते हैं ना, उनसे आप जान छुड़ा सकते हैं। लेकिन ये वो ज़िंदगी भर वो ग्रो करते रहेंगे, वो ख़त्म नहीं होंगे। तो पहली चीज़ तो ये है ना कि ट्रीटमेंट से डरना नहीं चाहिए। दूसरी चीज़ वही जो पॉलीसिस्टिक ओवरी के ऊपर पहले भी बात हो रही थी ना, पॉलीसिस्टिक, हाँ ना, तो उससे क्या होता है कि आपके पीरियड्स जैसे नहीं आ रहे हैं, टाइम पर नहीं आ रहे हैं, 3-3 4-4 महीने नहीं आ रहे हैं। अच्छा, अब हमने दवा बताई और माँ को कहा कि देखो इसमें आप हर महीने इन्हें दवा दे दो तो ये ठीक रहेंगी, तो एकदम डर जाते हैं डॉक्टर साहब, फिर तो आदत हो जाएगी, इसका मतलब तो फिर वो कभी इस दवा के बगैर उसको ब्लीडिंग होगी ही नहीं। ठीक है ना। अब अगेन उसकी ओवरीज अदरवाइज फंक्शन कर रही हैं, कुछ हार्मोन्स आगे पीछे हैं जो आपको अभी, क्योंकि अभी उस बच्ची को प्रेगनेंसी की ज़रूरत नहीं है, तो आपको अभी उनको बिल्कुल 100% ठीक पे ले जाने की ज़रूरत नहीं है। अभी आपका मेन टारगेट ये है कि आप वो एक हार्मोन कम आ रहा है, एक ज़्यादा आ रहा है, जो ज़्यादा आ रहा है उसकी ज़्यादती की वजह से बच्चेदानी के अंदर ना कुछ दीवार ज़्यादा मोटी हो जाती है, जो आगे चल के लेटर इन लाइफ, अभी फ़ौरन नहीं लेकिन 50 साल 60-70 साल की उम्र में जाकर के वो बच्चेदानी का कैंसर जो है वो कॉज कर सकती है। ठीक है, अगर आप अभी सिर्फ इतनी सी प्रिकॉशन ले लेंगे कि हर महीने उसको ब्लीड करा दें, हर महीने उसके पीरियड्स आते रहे हम दवा दे करके, तो वो साइकिल उसका शुरू हो जाएगा। इतनी बड़ी नाज़िया की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाज़िया जल्दी से सवाल करें। जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे को मतलब मेरे बेबी हुए 3 साल हो चुके हैं, लेकिन मेरा वेट मतलब लोअर एरिया जो है ना मेरा, मतलब टमी हो गया, थाइस हो गया, ये बहुत ज्यादा मतलब फैल चुका है। ठीक है, और आपको पता है कि ये हार्मोनल इशू की वजह से? नहीं, ये मेरा हार्मोनल इशू में जो मंथली पीरियड्स आते हैं। हाँ, मुझे एक जरूर प्रॉब्लम रहा है, मैंने टीवी में देखने के बाद कहवा स्टार्ट कर दिया था वेट लूज का, बट उससे मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम थी लिकोरिया की। अच्छा ठीक है, इसको हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। थैंक यू सो मच, आपने कॉल किया। हकीम साहब, जितने भी हार्मोनल इश्यूज यहाँ पर डिस्कस हो ही रहे हैं, सुबह से हम प्रॉब्लम्स का जिक्र कर रहे हैं, उनके सॉल्यूशंस की तरफ ज़रा आइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे नज़दीक ख़वातीन के जो भी मामलात हैं, जिस तरीके से हमारा दिल एक अहमियत रखता है, आँख एक अहमियत रखती है, इसी तरीके से रहम भी एक हैसियत रखता है, और उसका केयर करना, जैसे अभी डॉक्टर बता रही थी, ये बिल्कुल दुरुस्त बात बता रही थी। बुनियादी तौर पे सबसे पहली चीज़ मैं बताऊं कि वो लोग जो हार्मोनिकल इश्यूज़ में नहीं आए, वो इससे बचना चाहते हैं, तो वो किन चीज़ों की एहतियात करें। फर्स्ट मैंने इसको 2 पार्ट में कर दिया। सबसे पहली चीज़ तो ये कि वो अपने खानों में 15 मिनट पहले फ्रूट्स का इस्तेमाल लाजमी करें। ओके, ठीक है। नंबर 2, वो प्लास्टिक की अशिया, चाहे बर्तन हो, चाहे पानी की बोतल हो, इस पर बहुत बड़ी रिसर्च है कि उन चीज़ों का इस्तेमाल तर्क कर दें। पानी की बोतल से इस तरीके से पानी पीने से बड़े बहुत मसाइल होते हैं। दिस इज़ नंबर 2। नंबर 3 ये कि ओमेगा 3 की कमी हर लड़की में होती है शुरू से। ओमेगा 3 के लिए मैं रेसिपी बता दूंगा, ओमेगा 3 का इस्तेमाल करें। नंबर 4, सुबह के वक्त जो है लाजमी जो है वो वर्जिश करें। अब आ जाए
कि हम क्या उनको प्रिस्क्राइब करते हैं। नंबर 1, वो लोग जिनको उमूमन मेंसेस शुरू होती बहुत ज़्यादा दर्द होता है, उसका सिंपल सा सलूशन ये है कि दही ले लें आप 2 चमचे, और केले के दरख्त में जो फूल निकलता है वो तकरीबन 10 ग्राम ले लें, उसको उसमें ग्राइंड करें और सुबह के वक्त 2 टेबल स्पून, शाम को असर के वक्त 2 टेबल स्पून लेना शुरू कर दें, आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। नंबर 2, वो ख़वातीन जिनको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है उनके लिए हमारे पास एक बहुत उम्दा चीज़ है, उसको हम दमुल अखवैन कहते हैं। दमुल अखवैन सुबह 1 ग्राम, शाम 1 ग्राम लें, इससे उनकी वो सलूशन दूर जाएगी। ओमेगा 3 के लिए जो 2 चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसमें नंबर 1, अलसी के बीज आपको लेने हैं 10 ग्राम। अलसी के बीज 10 ग्राम ले लीजिए। हब्बुल रिशात या हालू उसको कहते हैं, वो 5 ग्राम ले लीजिए। इन दोनों को अच्छी तरीके से पाउडर करके सुबह और शाम आधा चमचा आप लेंगे तो इससे बेहतरीन हल निकलेगा। इसी तरीके से वो ख़वातीन कि जिनको ये इशू है, हार्मोनिकल इशू, जो इम्बैलेंस का हमारा टॉपिक है, उसके लिए सूरजमुखी के फूल बड़े उम्दा चीज़ हैं। सूरजमुखी के फूल लेने हैं 10 ग्राम और 5 ग्राम जो है गुलाब की पत्तियाँ लेनी है। दोबारा बता देता हूँ, सूरजमुखी के फूल 10 ग्राम और 5 ग्राम जो है गुलाब की पत्तियाँ, दोनों को तकरीबन 1 गिलास पानी में इतना उबालिए कि वो आधा गिलास रह जाए, छान कर पीजिए। आपके जितने भी इम्बैलेंसिंग जो हो रही है, अगर आपके पीसीओ है उसके लिए दूसरा नुस्खा बता देता हूँ कि पीसीओ के लिए सिर्फ 2 चीज़ें हैं। नंबर 1, धमासा बूटी ले लीजिए 15 ग्राम, और इसी तरीके से तरफला जिसमें हड़, बैड़ा, आंवला 3 चीज़ें होती हैं। हड़, बैड़ा, आंवला को हम तरफला कहते हैं, वो 10 ग्राम ले लीजिए और धमासा बूटी जो है 10 ग्राम ले लीजिए। इसको तकरीबन आधे लीटर पानी में उबालिए, सुबह 1 गिलास, शाम 1 गिलास वो जोशानदा पीजिए। आपके पीसीओ के प्रॉब्लम बाकायदा सॉल्व होंगे। इसी तरीके से वो बच्चियां के जो बहुत ज़्यादा वीक रहती हैं और अपनी जिस्मानी, हम कंटिन्यू करते हैं। एक सवाल आपका भी था कोई? से सवाल था कि जो ये हार्मोन्स का प्रॉब्लम होता है तो इससे क्या डिप्रेशन या स्ट्रेस भी होता है, या डिप्रेशन और स्ट्रेस की वजह से भी हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं? मतलब पहले क्या होता है? हाँ, ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं कि बाज़-औक़ात लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेसेस हैं, तो स्ट्रेसेस की वजह से भी आपको जो है हार्मोनल डिसबैलेंस हो सकता है। पर्टिकुलरली जो थायराइड का है वो आपका TSH लेवल हो सकता है, डिस्टर्ब हो सकता है। और समटाइम्स ऐसा होता है कि हार्मोन्स की वजह से भी, थायराइड की वजह से डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी होता है। दोनों चीज़ें दोनों जो है वो एक दूसरे को, और बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि अक्सर ख़वातीन में मूड के सिम्टम्स होते हैं कि बहुत चिड़चिड़ापन हो रहा है, रोना आ रहा है बिला वजह। आपको ये देखना है ये किस पीरियड में हो रहा है। अक्सर ख़वातीन में पीरियड से 2 वीक्स पहले ये सिम्टम्स शुरू हो जाते हैं, जिसमें अब उनकी ब्लॉटिंग भी शुरू हो जाती है कि जिसमें कि पेट बहुत ज़्यादा फूल रहा है, फटीग बहुत ज़्यादा हो रहा है और बिला वजह रोई जा रही हैं और चिड़चिड़ापन तबीयत में है। तो समटाइम्स ये भी है, इसे कहते हैं प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। अब ये बहुत कॉमन हो रहा है एंड इट्स अ बाकायदा, लाइक जैसे है ना कि डिप्रेशन है, इट्स अ मेंटल इलनेस। तो अब इसी तरह से जो PMS पहले सिंड्रोम था, नाउ इट्स अ इलनेस, इट्स अ मेंटल डिसऑर्डर नाउ। लेकिन इसका जो ट्रीटमेंट है वो यही है कि आपको एजुकेट करना होता है कि यू हैव टू सी। तो अगर आपको कांस्टेंट 2 पीरियड्स में ऐसा हुआ है कि 2 दफ़ा आपके जब साइकिल आया है मेंस्ट्रुअल, तो ये इट्स अ सिंड्रोम, तो उसमें फिर आपको यू हैव टू कंसल्ट अ गायनेकोलॉजिस्ट, ताकि वो आपको बता दें कि व्हाट यू हैव टू डू, एंड यू हैव टू सी साइकोलॉजिस्ट जो आपको एटलीस्ट एजुकेट कर सके। तो व्हेन यू विल हैव द अवेयरनेस कि ये है, तो आपको पता होगा कि हाउ टू कोप विद दिस। ठीक है डॉक्टर रुबीना, अभी जो कॉलर ने बात की थी ये लोअर बॉडी पार्ट की, अक्सर लोगों को इसमें हार्मोनल इशू होता है, मतलब वो खा भी कम रहे होते हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे होते हैं, लेकिन उनकी जो लोअर बॉडी है वो टोन नहीं होती। क्या आपको लगता है ये हार्मोनल इशू है, या इससे रिलेटेड जो अभी डिस्कशन हुई है उसमें मैं आपका इनपुट चाहती हूँ, मगर इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। डॉक्टर रुबीना से हमने ब्रेक पर जाने से पहले सवाल किया था, वो तमाम चीज़ें जो यहाँ पर डिस्कस हुई जिसका ताल्लुक किसी भी गायनी एस्पेक्ट से है, हार्मोन्स और गायनेकोलॉजी, तो प्लीज़ उस पर रोशनी डालिए। अभी एक और लोअर बॉडी का जो मैंने आपसे सवाल एक तो जो पीरियड्स के दौरान पेन है ना, अभी हकीम साहब ने भी उसके लिए एक नुस्खा बताया। उस पीरियड्स के दौरान पेन का ना एक सबसे जो मेन जो क्लू है वो ये है कि आपको जब पता है कि आपको पेन होता है ना, तो आपको उस पेन के शुरू होने का इंतज़ार नहीं करना है, आपने उसके लिए जो दवाई लेनी है वो उससे पहले शुरू कर देनी है।
ठीक है, एक दफ़ा दर्द शुरू हो जाता है फिर उसको कंट्रोल होने में टाइम लगता है। तो यू नो कि आपको पीरियड के दौरान पेन होता है, आप पीरियड शुरू होने के टाइम के अराउंड पेन किलर, आप सिंपल पेन किलर ले लीजिए, सिर्फ एक दिन लेना पड़ेगा, प्रॉब्ली सेकंड टाइम लेना भी नहीं पड़ेगा। इसी तरह से जब जिनको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो ट्रानेक्सामिक एसिड एक दवाई होती है जो कि दे देते हैं, जिसके साथ ऑलमोस्ट 60% ब्लड फ्लो कम हो जाता है। तो ये सारे ना बड़े हार्मलेस से, जिनके साइड इफेक्ट्स भी ज़्यादा नहीं है, सस्ती सी आम सी मामूली सी दवाएं, ये तो दवाएं हैं, लेकिन बहुत इसका देर पा इलाज क्या होगा? देर पा इलाज के लिए क्या उनको आपके पास आने की ज़रूरत है? देखो है क्या, कुछ चीज़ें जो है ना वो ज़िंदगी का पार्ट एंड पार्सल है, ज़िंदगी में होती हैं। ठीक है, अगर आप कभी सोचो कि लेबर रूम के बाहर किसी ने अगर सुना हो तो जिस तरह से ख़वातीन चीख रही होती है ना, दर्द हो रहा होता है, वो क्यों दर्द हो रहा होता है ना, क्योंकि उनकी जो बच्चेदानी का मुँह है ना वो थोड़ा खुल रहा होता है, डायलेट हो रहा होता है। जब ब्लड जो है वो भी तो बच्चेदानी के मुंह से निकल के आता है ना, तो वो फ्लूइड होता है, वो निकल के आ जाता है, इतना पेन नहीं पता लगता। ठीक है, लेकिन जिन लोगों को छोटे छोटे क्लॉट, नोट करें जिनको ज़्यादा पेन होता है ना, उनको छोटे छोटे क्लॉट, छोटे छोटे पीसेस निकल रहे होते हैं। वो पीसेस जब उसके मुंह के थ्रू पुश करके निकलते हैं तो बहुत शदीद पेन होता है, ऑलमोस्ट वैसा ही पेन होता है जैसा लेबर पेन। अच्छा ठीक है, लेकिन इसका ताल्लुक हार्मोन से तो नहीं है ना? इसका ताल्लुक हार्मोन से नहीं, ये एक नेचुरल फिनोमेना है। देखिए कुछ चीज़ें बीमारी हैं और कुछ चीज़ें नेचुरली एक्सपेक्टेड हैं कि जो होती हैं, जिनका होना कोई एबनॉर्मल चीज़ नहीं है। अच्छा, क्या ये आपके मंथली साइकिल्स और बाकी तमाम चीज़ें जो आप लोग अभी डिस्कस भी कर रहे थे, इनमें कोई प्रॉब्लम है तो इसका मतलब यही है कि आपको हार्मोनल इशू है? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं। पता है कभी कभी आप स्ट्रेस में होते हैं, आपका इम्तिहान होने वाला है, यू मिस योर पीरियड, ठीक है ना, शादी होने वाली है, मंगनी होने वाली है, आप स्ट्रेस में आप पीरियड मिस कर देते हैं। इसमें देखिए सबसे जहनी वो जो है ना वो बहुत मैटर करता है। सॉरी, एक चीज़ मैं और उसमें कंप्लीट करना चाहूँगी। इसी तरह से जो ओबेसिटी के बारे में हम बात कर रहे थे ना, ओबेसिटी में हमेशा याद रखिए हार्मोनल फैक्टर हाँ बिल्कुल अपना पार्ट प्ले करता है कि अगर हार्मोन में इम्बैलेंस होगा तो आप कम खा के भी ज़्यादा मोटे हो रहे होंगे, ठीक है। लेकिन जैसे अभी इन्होंने कॉलर ने भी कहा था कि डिलीवरी के बाद से उनका लोअर एब्डोमेन जो है वो ज़्यादा प्रोट्रूड कर गया है। होता क्या है, पेट के अंदर ना एक पट्टा होता है या एक लेयर होती है जिसे हम रेक्टस शीट कहते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान वो ऐसे स्ट्रेच होकर के ढीला हो जाता है, ठीक है। अब आपका है कि आपका एक्चुअली पेट नहीं बढ़ा है, वो आपका वो जो एक चीज़ जिसमें यूँ करके रोक के रखना था ना आपको, वो बिल्कुल लूज पैक कर गया है। तो हर चीज़ जब आप खड़े हो रहे हैं तो हर चीज़ जो है वो उसके थ्रू बाहर लटक जाती है। लेकिन ये कॉज उस वक्त भी होता है ना जब आप फौरन आपने डिलीवरी के बाद ख्याल नहीं किया बहुत सी चीज़ों का, या कुछ लोग तो आपको लगता है कि बिल्कुल फ्लैट है, कुछ लगता है ना कि इस तरह से है। देखिए जो आपने डिलीवरी के बाद जो पेट बढ़ता है ना, उसको थोड़ा बहुत कुछ वो खुद अंदर जाता है तकरीबन 6 मंथ्स में। बाकी आपको एफर्ट करनी होती है, बाकी आपको थोड़ी एक्सरसाइज, टोनिंग एक्सरसाइजेस करनी होंगी जिनसे कि वो एब्डोमेन वापस आप होल्ड कर सकें। और अगर आप नहीं करेंगे और फिर वो खाने का और बाकी चीज़ों का रूटीन उसी तरह रहेगा तो फिर यही मामला होंगे कि आपकी लोअर टमी जो है वो निकल जाएगी। ईटिंग फॉर 2 जो है ना वो बड़ी खतरनाक है। जो डोंट ईट फॉर 2, क्योंकि वो जो दूसरा है वो बहुत छोटा है। तो 2 के लिए मत खाइए, बहुत एक्सेस नहीं खाइए। हमारे पास यूजुअली डिलीवरी के फौरन बाद बहुत हाई एनर्जी चीज़ें ना, गोंद, मखाने, गॉड नोज व्हाट, वो बहुत सारी चीज़ें खिलाई जाती हैं। उसमें थोड़ा सा मॉडरेशन रखिए, मतलब हकीम साहब वुड गो विद दैट। आप अपना पॉइंट क्लियर कीजिएगा। एक कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। तायरा रहमान बात कर रही हूँ। सुबह भी मेरी आपसे बात हुई है। जी जी, मैंने डॉक्टर साहब से बात करनी है। कीजिए। कि मेरे जो है ट्वाइस सिजेरियन हुई है, और अब मेरा जो छोटा बेबी है वो 5 to 6 years है, ठीक है। तो अभी मुझे जो है मल्टी नोट की बाद मल्टी नोट अप्लाई किया था, और अभी जो है ना कंटिन्यू 2-3 महीने हो गए कि मेरी पीरियड्स डिस्टर्ब है, और हर दूसरे तीसरे दिन जो है ना शुरू हो जाते हैं पेन के साथ, फीवर के साथ। मल्टी लोड तो आपको रखे हुए कितने दिन हो गए हैं? सॉरी, मल्टी लोड लगाए हुए कितने अरसा हो गया है? मल्टी लोड को मेरा हो गया 4 years और प्लस हो गए। और ये प्रॉब्लम आपको कितने दिन से हो रहा है? ये तो साल से यही है कि प्रोलॉन्ग पीरियड्स होते हैं और हैवी पीरियड्स होते हैं, वो तो मुझे पता नहीं, खुद स्टाफ नर्स थी, ठीक है, कि ये प्रोलॉन्ग पीरियड्स और या फिर हैवी पीरियड्स जो है ये मल्टी नोट का जो है कॉम्प्लिकेशन है। लेकिन अभी जो है 3 months से यही हो रहा है कि आते हैं 15 days के लिए आते हैं, फिर जो है ना 1-2 दिन के लिए रुक जाते हैं, फिर स्पॉटिंग होती है। तो हार्मोनल डिस्टर्बेंस
with the complication of multi-dose. आपको देखिए इसमें ना ऑन एयर आप सुनिएगा, टीवी से सुनिए। बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। अगर ये सिर्फ अभी रीसेंट शुरू हुआ है ना, मल्टी लोड तो आपने 4 साल से रखा हुआ है, ये चीज़ अभी रीसेंट शुरू हुई है, तो ये मल्टी लोड की वजह से नहीं है, कोई दूसरी वजह है। तो बेहतर ये है कि मल्टी लोड इज अ कॉन्ट्रासेप्टिव IUCD अगर वो प्रॉब्लम कर रहा होता ना तो पिछले पूरे 4 साल से कर रहा होता ना, उसने अभी 3 महीने या 4 महीने या 1 साल से नहीं करना था। तो देख लें कोई इन्फेक्शन नहीं हो गया हो, साथ में कभी कभी प्रेगनेंसी भी हो जाती है और फिर वो आप अबॉर्ट करते हैं और उसकी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, तो आप बेहतर ये है कि आप अपने डॉक्टर के पास जा करके ना उसको एग्जामिन करा लीजिए। मतलब शी मस्ट गो टू अ डॉक्टर। हमें अर्ज़ कर रहा था कि इन चीज़ों से महफूज रहने के लिए कोकोनट ऑयल जो है उसका इस्तेमाल हमें अपने घरों में शुरू करना चाहिए, ख़ास तौर पे ख़ास तौर पे खाने में जो बच्चियां होती हैं उनकी उम्र जब 12 से और 15 साल की होती है, उसमें उनको कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल चाहे तो वो आप सालन में कर सकती हैं या सैलड के ऊपर जिस तरीके से हम जैतून का तेल डालते हैं, तो कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल जो है वो लाजिम किया जाए। तो इसमें ये होता है कि ये बहुत बड़ा ऐसा सप्लीमेंट है जो काफ़ी चीज़ों को कवर करता है। इसी तरीके से हम अमूमन कॉफ़ी और कैफ़ीन वगैरह का इस्तेमाल जो है बच्चियों को बिल्कुल तर्क करवा दें। जैसे ही वो 11 या 12 साल की हों तो हमें चाहिए कि हम कैफ़ीन का इस्तेमाल बिल्कुल बंद करवा दें। और नंबर तो देखिए बात यह है कि चिकन के ऊपर बहुत बहस हो रही है कि चिकन जो है इस सिलसिले में जो है बहुत नुकसानदेह साबित हो रही है। तो ये कैसे पॉसिबल है कि हम चिकन को निकाल दें? ठीक है ना, जो हमारा माहौल है और हम लोगों को एडवाइस करते हैं कि आप चिकन को जो है वो बिल्कुल ड्रॉप कर दीजिए, तो अगर आप ड्रॉप नहीं कर सकते तो कम से कम ये कि हफ्ते में 1 दफ़ा के अलावा ना लें। आप भी यही समझती हैं डॉक्टर साहब? ठीक है, उसका इस्तेमाल जो है वो कम से कम रखा जाए चिकन का। इसी तरीके से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में ज़रूर बताऊंगा, टाइम चूँकि मुख्तसर सा है, वो ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गाय के दूध का जो है इस्तेमाल किया जाए, इसका मक्खन दवा है और इसके गोश्त में बीमारी है। ये 100% सही बात हमें पता चल गई कि गाय के गोश्त में भी बीमारी है, तो उस चीज़ को भी बच्चियां अवॉइड करें। भैंस का गोश्त खा सकते हैं, हमें जो बाज़ार में जो गोश्त मिलता है या हम जो कबाब या बारबेक्यू खाते हैं वो सब भैंस के गोश्त का होता है, उसका इस्तेमाल करें। इसी तरीके से हम बच्चियों को शुरू दिन से जो है अगर खजूर का इस्तेमाल करवाएं कि खजूर जो है बेस्ट चीज़ है, सुबह के वक्त 3 खजूर स्कूल जाते हुए अगर दूध के साथ दिया जाए तो वो उनके लिए बहुत मददगार साबित होती है और उनकी सेहत अच्छी रहती है। चिकन के जल्दी से बता दीजिए बेटा। बैलेंस डाइट, देखो बैलेंस डाइट रखनी है। चिकन के बारे में बहुत कुछ कहा जा रहा है, मतलब बचपन से बड़े हो गए वही चिकन खाते खाते हैं ना, सारे लोग बीमार नहीं है, सारी पॉपुलेशन में प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। पॉपुलेशन तो बढ़ ही रही है। हाँ, पॉपुलेशन तो बढ़ ही रही है और फिर देखिए ना बहुत सारी और हाँ बहुत सारी बीमारियां जो है ना वो हमारे यहाँ जो है वो इंटर फैमिली मैरिजेस की वजह से थोड़ी सी ज़्यादा सामने आ रही है ना, तो डाइवर्सिटी कम हो रही है, तो ये वाले प्रॉब्लम ज़्यादा है। मतलब चिकन हो सकता है कुछ बहुत बुरी तरह वो करते हैं। आपसे ये कह रहे हैं बैलेंस लिया जाए, जैसे मैंने भी कहा कि हफ्ते में 1 आध दिन कोई मसला, तो रोज ना खाएं, बट डोंट लीव इट। क्योंकि जैसे हकीम साहब को भी लग रहा था वक्त कम है, मुझे भी लग रहा है वक्त कम है, तो एनीथिंग जो आप कंक्लूड करना चाहें? हाँ बिल्कुल, मैं कंक्लूड करना चाहूँगी कि हार्मोन्स हमारी ज़िंदगी के लिए, एक सेहतमंद ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है, जिस्मानी और जहनी सेहत के लिए। तो कभी भी अगर आपको लग रहा है कि शुगर की क्रेविंग्स बढ़ रही हैं, वज़न आपका एकदम से बढ़ रहा है, मूड की आपके ऊपर इफेक्ट हो रहा है, इरिटेबिलिटी, चिड़चिड़ापन बढ़ रहा है, तो आपको चाहिए कि आप फ़ौरन जो हार्मोन से रिलेटेड डॉक्टर, जैसे हमने कहा एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं, आप उनको कांटेक्ट कीजिए। ठीक है, पीरियड्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं तो गायनेकोलॉजिस्ट को कीजिए। ठीक है, और अगर आपका स्ट्रेस लेवल तो आप किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट को आप कीजिए ताकि वो आपको गाइड कर सके। बिल्कुल इंटरलिंक्ड है, बहुत सारी चीजें खराब हो जाती हैं खवातीन में। खास तौर पे बालों का आप इशू देखें, यानी कि वो बच्चियां जैसे ही इनको ये हार्मोन इशू होता है बाल गिरने शुरू, बाल गिरते हैं और चेहरे पे बाल आते हैं और सर पे बाल गिरने शुरू होते हैं। खैर ये टॉपिक काफी वसी है, सुबह से हम इस पे बात करें। थैंक यू सो मच आप सबके एडवाइजेस का। डॉक्टर साहब मुझे लग रहा है आप कुछ बोलना चाहते हैं। एक छोटा सा पॉइंट ऐड करना चाहूँगी। मैंने ना बहुत सारी जगहों पे देखा है कि लोग जो है ना वो दवाओं से बहुत डर रहे होते हैं। वो कहते हैं दवाएं लेंगे तो उससे प्रॉब्लम हो जाएंगे, हम होम्योपैथिक या हर्बल ले लेंगे तो उससे प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, ये बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्ट है उसमें। मतलब ठीक है, कुछ लोग बहुत क्वालिफाइड हैं जो आपको सही तरह बता रहे हैं, लेकिन मैं इस वक्त मेरी एक रिसर्च चल रही है इसके ऊपर, और जिनमें यंग लड़कियों में ओवरी जो है वक्त से पहले काम करना छोड़ देती है, जिसकी वजह से आप माँ नहीं बन सकते। और मैं जो अपने रिसर्च में जो मैं अपने जो फैक्टर्स ढूंढ रही हूँ उनमें मुझे एक बहुत कॉमन फैक्टर जो है वो
हर्बल या ऑल्टरनेट मेडिसिन का यूज मुझे मिल रहा है, ठीक है ना। सो यू नीड टू बी केयरफुल। सारे लोग भी सारे वही तो ना, हर जगह देखिए मेडिसिन में भी बहुत सारे लोग नहीं करना है ना, जिसको थोड़े से टोटके आते हैं अब तो वो भी हर्बलिस्ट बन जाता है। उसमें ये ना कि जैसे अजवाइन है, अजवाइन जैसे डॉक्टर साहब सही कह रही हैं, उसमें ये कि हर चीज़ का बैलेंस होता है, एक मिक़दार होती है। हकीम जो है वो नाम का नहीं होता, वो हकीम आपको मिक़दार बताता है कि अजवाइन के जो है आपको सिर्फ और सिर्फ जो है 11 दाने लेने हैं। तो वो यहाँ पर एक एक चमचा आपके हर्बलिस्ट आते हैं, एक चम्मच बता देते हैं। सही बात है, अपने जहन को खोल के सही से अपना ख्याल कीजिए, क्योंकि वाकई इसके जो दूसरे इम्पैक्ट हैं, जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं, वो फिर बहुत सिवियर हो जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सबका। एप्पल पाई हमने बना लिया। एक दफ़ा आप चाहती थी ना कि उसको फोकस करें। अच्छा, आप नहीं आ सकती। ओके, तो आपने अपना ख्याल रखना है, अपने हार्मोन्स का ख्याल रखना है, अपने ओवरऑल डाइट का ख्याल रखना है, और इस तरह की मज़ेदार चीज़ें आप घर में बनाते रहिए और खाते रहिए, ठीक है। थैंक यू सो वेरी मच वंस अगैन। हम आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए, वीकेंड एंजॉय कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।